तो बैठ जाए, कोई वो नहीं है ना। सो हेलो एवरीवन, जैसे सर ने बताया, आई एम डॉक्टर आदित्य शर्मा। सो इस साल मेरा रैंक 70 आया है एंड इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। सो पहले तो सॉरी यार, मैं लेट हो गया। एक्चुअली मैप पे गलत लोकेशन आ गई थी, तो उस चक्कर में मुझे काफी भाग के आना पड़ा इधर। तो ठीक है। सो मैं थोड़ा सा अपनी पहले जर्नी के बारे में बता देता हूँ कि कैसी रही थी। सो ऐसा नहीं था कि फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मतलब मैंने एक ही साल तैयारी करी है। मैंने अपने थर्ड ईयर में कॉलेज की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, है ना। सो थर्ड ईयर, फाइनल ईयर और अपने इंटर्नशिप के मिड में मैंने फिर प्रीलिम लिख दिया। तो 2.5 साल की तैयारी मेरी भी थी, बट वो कॉलेज के साथ थी, तो उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी कि, है ना, सब कुछ ही साथ साथ चल रहा था। तो फिर इसलिए जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो मैंने पहले 1 साल कोचिंग ली थी अपने चंडीगढ़ में ही लोकल। फिर उसके बाद अगले साल सेल्फ स्टडी, इंटर्नशिप के हाफ में भी सेल्फ स्टडी, और फिर मैंने प्रीलिम्स लिखा और फिर मेंस लिखा और इंटरव्यू था। तो मुझे लगता है कि मेरे को सबसे ज्यादा डर हमेशा से था कि प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत ज्यादा डाइसी है ना। उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है कि 3-4 क्वेश्चन अप डाउन हो गए तो आप सिलेक्ट हो, वरना नहीं। इनफैक्ट अगर आपके 100 नंबर भी बन रहे हैं किसी आंसर की से, तो आपको ये नहीं पता अल्टीमेटली 80 बनेंगे कि 110 बनेंगे। तो प्रीलिम बहुत ही मुश्किल मुझे पर्सनली लगता था। तो मैंने अपनी तैयारी का ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में इनिशियली मेरे को था कि मैं अपना प्रीलिम पे ही सारा फोकस रहा था। तो मैंने आंसर राइटिंग को काफी निग्लेक्ट किया था और मैंने मोस्टली करी नहीं थी। मुझे तो एटलीस्ट चलो फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री ही निकल जाए, वही बहुत है ना। तो उस अप्रोच से जब मैंने स्टार्ट करा था, तो मैंने जब अपनी तैयारी फिर जब स्टार्ट करी तो कोचिंग ली, तो मेरा ये प्लान था कि मेरा 9 to 5 कॉलेज था, उसके बाद मैं 5 to 8 3 घंटे डेली क्लास लगाता था। तो उस टाइम सेल्फ स्टडी का तो कोई टाइम था नहीं, क्योंकि आपको पता है क्लासेस लगा रहे हो तो सेल्फ स्टडी का कम ही टाइम बचता है। अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हो तो मे बी आप वो वाली क्लास रिवाइज करके अगले दिन तक आ सकते हो। तो पहले सर मेरा टारगेट था एक बार सारा सिलेबस खत्म कर लूंगा मैं कोचिंग के थ्रू, और फिर देख लूंगा कि भाई कौन सा मेरे को कितना टॉपिक आता है, फिर मैं अपने हिसाब से जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो करूंगा। अब जैसे स्टैंडर्ड बुक्स आप सबको पता ही होंगी, मैं एक बार बुक लिस्ट अपनी बता देता हूँ, है ना। सो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम ही है, बिपिन चंद्र भी पढ़ सकते हो जिसमें जो पढ़ता है। पॉलिटी के लिए सिर्फ लक्ष्मीकांत ही है। उस इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा था कि मृणाल सर के मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, जो पुराने वाले पढ़े हैं उनके 2016 वाले, है ना। और उसके अलावा जो भी आप इकोनॉमी की कोई भी बुक ले लो, मैंने नितिन सिंघानिया सर की बुक ली थी, बट मेरे को उतना ज्यादा वो नहीं लगा, तो जो टॉपिक एक्स्ट्रा थे उसमें से देख लेता था। तो आप लोग कोई भी ले लो, श्री राम, कोई भी आपको कोचिंग का मटेरियल मिल रहा है, प्लस जो मेरे क्लासरूम नोट्स है वो मैंने रखे हुए थे कि उनसे रेफर करता था टाइम टू टाइम। ठीक है। उसके अलावा सबसे ज्यादा मुझे लगता है एंशियंट मिडिवल कल्चर एक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि इनिशियली मेरा बहुत वीक था और उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं जो गलत भी होते हैं। तो मैंने क्या करा, एक दिन मुझे लगा कि करना ही पड़ेगा, मैंने 20 दिन लगा के जो ओल्ड एनसीईआरटी है 11th 12th की, है ना, 11th 12th की ओल्ड एनसीईआरटी, तमिलनाडु वाली नहीं, सीबीएसई वाली, उनके मैंने नोट्स बनाए पूरे पूरे बुक टू बुक। फिर उसके बाद जो न्यू एनसीईआरटी है थीम्स वाली, उसके अंदर ना एंड में न्यू वर्ड्स आए हैं, की वर्ड्स आए हैं, और इन जनरल भी मैंने जैसे सीएपीएफ का पेपर भी 2 बार क्लियर करा था। तो उसमें मैंने देखा कि जो सीएपीएफ का पेपर है उसके अंदर 3 क्वेश्चन न्यू एनसीईआरटी से वर्ड टू वर्ड डाले थे उन्होंने। तो मतलब हिस्ट्री के लिए न्यू एनसीईआरटी जब इंपॉर्टेंट होती जा रही है। ज्योग्राफी के लिए मैंने जैसे 11th की जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है, दैट इज द मेन स्टेप। उसके अलावा, अच्छा ठीक है, उसके अलावा जीसी लियोंग जो बुक है, उसके अंदर हमारा क्या होता है कि जो एंड वाला क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट है ना, वो कहीं पे कवर्ड नहीं है, तो हम उसमें से कवर करेंगे वो वाला, क्योंकि उसमें काफी अच्छा दिया हुआ है, मानसून टाइप क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट, तो वो जीसी ले होंगे। एथिक्स के लिए हमारा लेक्सिकॉन ही चलता है। एथिक्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हमने याद रखनी है, वो है कि हमने सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्पल बहुत सारे याद रखने हैं। मुझे तो पता चला कि काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या हम सिविल सर्वेंट्स का नाम पेपर के अंदर यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, करना भी चाहिए। मतलब हम लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, वो पब्लिक डोमेन में उनका नाम है तो हम यूज कर सकते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग पामे सर, स्मिता अग्रवाल मैम, इन सब ने बहुत अच्छा काम किया, तो हम डालेंगे, क्योंकि उनको भी लगेगा इसमें थोड़ी रिसर्च करी हुई है और इसको इंटरेस्ट है एक्चुअली सिविल सर्विसेज में, तो ये पढ़ते रहते हैं इन सब चीजों के बारे में। ठीक है। इसके अलावा हमारा रह गया इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर 100 में से 18 क्वेश्चन आने ही है, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स भी कॉमन ही है, तो पक्का ही आने, ऐसा नहीं होगा कभी कि सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आए। तो एनवायरनमेंट में हम लोग थोड़ा एडिशनल ध्यान रखेंगे, है ना, क्योंकि थोड़ा सा वो है। उसके लिए भी क्या सोर्स है हमारा, शंकर आईएएस की जो बुक आती है ना एनवायरनमेंट की, वो मैंने पर्सनली करी थी। उसके अलावा आपकी कोचिंग में कुछ है। उसके अलावा कोई भी मैपिंग के लिए आप अपना यूट्यूब पे जाके ढूंढ सकते हो, है ना, कोई भी चैनल मैपिंग के लिए आपको ठीक लगता है।
सुदर्शन गुर्जर सर का, किसी का भी आपको ठीक लगता है तो आप वो मैपिंग कर सकते हो उससे। उसके अलावा आप एक अपना गाइड रखो, एक अपना मेंटर रखो, है ना, उनसे आप टाइम टू टाइम पूछ लिया करो कि क्या मैं ठीक चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, है ना। जैसे अमित सर थे IRS से पहले, तो मेरे को पहले से जानते थे, तो मैं इनसे बीच बीच में पूछ लेता था कि एथिक्स के लिए और ज्योग्राफी के लिए स्पेशली, क्योंकि मैपिंग का मुझे लगता था कई बार कि क्या करना है ना, तो उनसे मैं बातचीत कर लेता था, तो क्विक रिस्पॉन्स मिल जाता था, तो बढ़िया रहता था। तो उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कुछ खास ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मतलब पढ़ना है वो उसको। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि प्रीलिम्स के लिए हमने कैसे तैयारी रखनी है। पहले आपने जहां भी कोचिंग कर रहे हो, जो भी आप यूट्यूब वीडियोस कुछ भी देख रहे हो, वो पहले देख के सिलेबस एक बार खत्म करना है। फिर जब आपका वो सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि अपना जब सेकंड एक बार सारा सिलेबस खत्म कर लिया, बीच बीच में आपको लगता है कि यार मैंने तीसरे सब्जेक्ट के बाद पहला सब्जेक्ट भूल चुका हूँ, तो कोई बात नहीं, उसको धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर करके कभी कभी रिवाइज करना। फिर जब सेकंड ईयर आपका आएगा, आप फुल ऑन सेल्फ स्टडी वाले मोड में आ चुके हो, तो उसके अंदर आपने क्या करना है, अपना सब्जेक्ट आपने लेना है, और उस सब्जेक्ट के बाद आपने उसका एक सेक्शनल टेस्ट दे देना है। अब सेक्शनल टेस्ट मतलब कि एंशिएंट मेडिवल कल्चर का फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट का ले लो, यहां से ले लो, कहीं का भी आपको लगता है आपके पास क्वेश्चन पड़े हैं, वो असेस करो। अगर आपके टेस्ट में 100+ बन रहे हैं मार्क्स, तो मतलब आपका तैयारी ठीक थी। अगर आपके 100 से कम बन रहे हैं, तो आपको टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं किसमें हमारी ज्यादा गलतियां हुई हैं, और उसको अपने नोट्स में ऐड करने हैं। अब नोट्स का क्या सीन है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले आपने अपना जो क्लासरूम नोट्स है वो तो पढ़ना ही है। फिर आपने अपना सेकंड, जैसे आज अगर आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ाया है, कहीं आपने पढ़ा है, तो आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 स्पेक्ट्रम से पढ़ना है। जिधर आपको ज्यादा लग रहा है और जिधर कम लग रहा है, कम वाले में से जो एक्स्ट्रा चीज है वो उठा के ज्यादा वाले में ऐड करनी है। ये वाली एक्सरसाइज सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब मैंने एक बार अपना यूनिफॉर्म काम बना लिया, मुझे अब वो वाली बुक दोबारा नहीं पढ़नी, और क्योंकि मैं उसी नोट्स को बार बार रिवाइज करूंगा, तो वो बहुत ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट और इजी टू रीड बन जाएंगे। अब आप बोलोगे कि स्टार्टिंग में तो नोट्स बहुत लंबे बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, सारा कुछ लिख देते हैं स्टार्टिंग में, तो वो विद टाइम ही होएगा। अब विद टाइम क्या होएगा, जो चीज आसान है ना, आप उसको पढ़ोगे ही नहीं, चाहे बल्कि नोट्स भी हैं, वो बल्कि बाहर वालों के लिए होंगे, आपके लिए वो लाइट ही रहेंगे, ठीक है। वरना आप विद टाइम आपको लगेगा कि यार ये बिल्कुल ही नहीं पढ़ना, तो आप वो स्किप ही कर दोगे चैप्टर, या उसको फाड़ के निकाल ही दोगे, तो विद टाइम ही छोटे होते हैं, स्टार्टिंग में बल्कि ही नोट्स बनेंगे, ठीक है। तो ये अप्रोच है सेकेंड ईयर में, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अपना सब्जेक्ट रिवाइज करा आपने, और उसके बाद रिवीजन के बाद आपने जो क्वेश्चंस है अपने करे, उस हिसाब से आपने जो उन टेस्ट की गलतियां भी हुई हैं वो भी आपने अपने नोट्स में ऐड करी, और है ना 100+ है तो ठीक है, नहीं है तो फिर दोबारा पढ़ो जो टॉपिक्स कम है। तो ऐसे ऐसे करके सेकंड ईयर में आपका एक रिवीजन प्रॉपर हो जाएगी अच्छे वाली, ठीक है, जिसके अंदर आपने टेस्ट भी कर लिए। अब रिवीजन करने में आपको थोड़ा सा कम टाइम लगेगा जितना आपने पिछले साल करा था, तो वर्चुअली आपके पास आधा साल और बच जाएगा। तो उस आधे साल में आप क्या कर सकते हो कि आप दोबारा अपनी रिवीजन करो, और उसमें ये है जैसे जो जुलाई से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक का टाइम होता है, दैट इज गुड फॉर राइटिंग आंसर्स। अब मैंने पर्सनली तो क्या करा था, मेरी इंटर्नशिप और कॉलेज ही चल रहा था, तो आंसर राइटिंग नहीं करी थी, तो मैंने बाद में ही करी थी प्री के बाद मेजर आंसर राइटिंग। बट आई वुड रिकमेंड कि पहले जो ये वाला टाइम है उसमें आंसर राइटिंग कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड एक बार आपने सिलेबस पढ़ लिया। अब सिलेबस पढ़ने के बाद मैं आंसर राइटिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हर एक आंसर है ना, दैट विल बी अ मिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री का आंसर सिर्फ हिस्ट्री का ही है, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है कि कॉजेज ऑफ फेमाइन पूछ लिए इस 18th सेंचुरी में, तो हाँ वो अलग बात है, बट जो भी GS3 के क्वेश्चन है या कोई है, तो वो हमेशा इंटरलिंक करके आंसर बनेंगे। तो आप ये जरूर कर सकते हो कि चलो आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया और आपको बहुत ही मन है कि आंसर लिखने हैं, तो PYQs उठा के आप जरूर मॉडर्न हिस्ट्री के आंसर लिख सकते हो, ठीक है। सो इसके अलावा आप काफी लोग न्यूज़पेपर का पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे है। तो देखो ऐसे था कि कॉलेज में मैं डेली तो नहीं पढ़ पाता था न्यूज़पेपर, तो न्यूज एक टॉपर ने, जब मैं बैठता था ऐसे क्लास में, तो एक टॉपर आए थे, तो उन्होंने बोला कि यार न्यूज़पेपर की बात ये है कि जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है ना न्यूज़पेपर डाउन टू अर्थ PIB पढ़ के कंपाइलेशन निकाल देते हैं, तो आपको डेली डेली न्यूज़पेपर फॉर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने की जरूरत है ना। तो मैंने भी सोचा ठीक बात है, मैं न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ता हूँ कि मेरे जो फ्लो ऑफ थॉट्स है, जो मेरा इंट्रो बॉडी कंक्लूजन का फॉर्मेट एडिटोरियल से बनता है, जो वोकैबुलरी बनती है, और जो मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि आजकल क्या चल रहा है, तो उसके लिए मैं न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ता था। तो उसके लिए फ्रंट पेज एडिटोरियल, इंटरनेशनल और इकोनॉमी 4 पेज, 5 पेज हो गए एडिटोरियल के 2। तो ये ऐसा नहीं था कि मैं डेली पढ़ पा रहा हूँ, पर जब भी मैं पढ़ता था मैं ट्राई करता था कि चलो आधे घंटे में फटाफट से स्किम थ्रू कर लिया न्यूज़पेपर की ये है तो ये कर लेते हैं। उसके अलावा मैं मंथली कंपाइलेशंस पढ़ता था, और एंड में जो ईयरली कंपाइलेशन हम सबको पता आती है वो पढ़ता था, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। बट एट द सेम टाइम करंट अफेयर्स का ऐसा है कि 100 क्वेश्चंस में से सिर्फ 12 आएंगे, ठीक है, अराउंड 12 आएंगे, और 12 में से आप चाहे सारी दुनिया का सब कुछ पढ़ लो, आपको 5-6 से ज्यादा नहीं आते होंगे।
तो इसलिए करंट अफेयर्स को हमने अपना मेन स्टे नहीं बनाना है। मैंने काफी लोगों को देखा है जो करंट अफेयर्स के ऊपर ऑब्सेस करते हैं कि यार करंट अफेयर में हर जगह के पढ़ लूंगा पेपर से पहले, पर अगर हमारा स्टैटिक ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आपका प्री कोई नहीं रोक सकता। अब मैंने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ ली थी 10-12 बार बाय द टाइम मेरा पेपर था, धीरे धीरे करके कभी है ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो मेरे पॉलिटी में 10 में से 10 ठीक थे, पर करंट अफेयर्स इतने नहीं ठीक थे क्योंकि वो नहीं हो सकते ठीक सारे। तो इसलिए मेरे को लगता है कि स्टैटिक हम स्ट्रांग रखें, एटलीस्ट कुछ हमारे हाथ में जो हम प्रिडिक्ट करके लेके जा सकते हैं पेपर में। एट द सेम टाइम अब पेपर थोड़ा सा वेग हो गया है ना, चेंज हो गया यूपीएससी। अब लास्ट ईयर वाला भी थोड़ा डिफिकल्ट था, इस बार तो काफी डिफिकल्ट हो गया था, पर ऐसा नहीं था कि नहीं हो सकता। अब ऑन एनी गिवन डे जब आप पेपर लिखने जाओगे तो आपको 100 में से सिर्फ 25 से 28 क्वेश्चन होंगे जो पक्का आते हैं, उसके बाद वाले किसी भी टॉपर को नहीं आते। मैंने हर एक से बात कर ली, किसी को नहीं आते। ठीक है, तो उसके बाद वाला क्या है, आपको इंटेलिजेंट केसेस करने हैं। अब बोलोगे वो कैसे करें, वो आप करोगे पीवाईक्यूज से। आप पीवाईक्यूज करो, हर एक ऑप्शन को देखो, ये सोचो यूपीएससी कैसे टाइप की स्टेटमेंट्स को क्यों गलत करता है। अब मैं एक थोड़ा सा रूल ऑफ थंब अपना बना के गया था, ये है नहीं है, मतलब मेरे लिए था, है ना, कि आप यही करने लग जाओ कि जो यूपीएससी है वो फैक्ट वाली जो स्टेटमेंट्स है वो जनरली गलत करता है एंड दिस इज वन ऑफ द ये वाली स्टेटमेंट्स को जनरली सही करता है। तो पेपर में क्वेश्चन आ गया कि नया सोमनाथ टेम्पल के पास सर्किट हाउस इनॉग्रेट हुआ है, तो उसके बारे में पूछ लिया। अब किसी को क्या पता, पहली स्टेटमेंट थी इट वाज इनॉग्रेटेड बाय फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, अगली लाइन थी इट इज वन ऑफ द इतने इतने शक्तिपीठ साइट्स इन इंडिया। तो मैंने कहा यूपीएससी कौन सी स्टेटमेंट में गलती कर सकता है, फर्स्ट में ही कर सकता है कि फर्स्ट नहीं था कोई और प्रेसिडेंट था। तो मैंने कहा ये गलत होगी, दूसरी वाली सही होगी, 2 ओनली कर दिया, वो ठीक था, वो फर्स्ट की जगह सेकंड प्रेसिडेंट था आंसर। तो मतलब ये मैंने ऐसे थोड़ा ये इंटेलिजेंट गेसिंग मैंने कैसे सीखी कि पीवाईक्यूज को अच्छे से अंडरस्टैंड करके एनालाइज करा कि कहाँ पे यूपीएससी कैसे टाइप का क्वेश्चन गलत करता है। अब मेरे वाले पेपर में जो 22 का था उसमें पहली बार हाउ मेनी पेयर्स वाले क्वेश्चन आए थे, तो मेरे पहले 4 क्वेश्चन भी वही थे, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि इनको टैकल कैसे करना है। तो मैंने एक बार देखा वो मैच द फॉलोइंग उन्होंने पूछा होता, पेयर्स कौन से हैं, तो मेरे को फर्स्ट पता था सही है, सेकंड मुझे पता था कि गलत है, सेकंड का जो आंसर था वो मुझे पता था कि थर्ड वाले में दिया हुआ है, तो थर्ड भी गलत है। तो मेरे को पता चल गया यूपीएससी ने इंटरचेंज करा है। अब यूपीएससी ने इंटरचेंज करा है तो वो एक ही बार इंटरचेंज करेगा, तो मतलब बाकी 2 ठीक है। अगर फोर्थ नहीं भी पता तो मैंने ओनली 2 पेयर्स कर दिया। तो ये सब तरीके हम धीरे धीरे डिवाइस करेंगे और फिर बाद में पता भी चला कि मोस्टली आंसर्स ओनली 2 पेयर्स वाले थे, है ना। सो ये वाली बात इसके अंदर होती है। सो थोड़ा थोड़ा आपको अभी से इंटेलिजेंट गेसिंग करनी है, कोई नहीं सिखाएगा, खुद से डायसेक्ट करना क्वेश्चन को और अंडरस्टैंड करना, टाइम लगाओ आराम से पीवाईक्यूज के साथ। क्योंकि आप खुद सोचो अगर अगले साल किसी यूपीएससी वाले एग्जामिनर ने नए नए पेपर बनाना है तो वो कैसे बनाएगा, पुराने पेपरों को देख के। तो अगर आप भी पुराने पेपर को देख लो तो आप थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट भी कर सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हर बार एक नया एलिमेंट पेपर में आएगा ही। एक एग्जाम डे के लिए भी मेरे लिए टिप है कि जैसे आप एग्जाम में गए हो, आपने पेपर देख लिया, आपको पता चल गया मुश्किल है, तो कई बंदे होते हैं घबरा जाते हैं और नहीं परफॉर्म करते हैं। पर आप ये सोचो कि पेपर सबके लिए ही उतना मुश्किल है और सारे ही उतना ज्यादा डरे हुए हैं, तो आपको इसलिए बोलना है कि नहीं आज तो मैं बेस्ट परफॉर्म करके जाऊंगा, मेरे को ये रिग्रेट नहीं होना कि पेपर मुश्किल था मैंने फिर भी छोड़ दिया। और हम सिर्फ एक ही चीज अवॉइड कर सकते हैं कि सिली मिस्टेक्स ना करें, कि नॉट वाली चीजें पढ़ लें, ये वाली कि विच ऑफ दिस इज नॉट करेक्ट बोल दिया और हम करेक्ट कराए, तो ये हमें अवॉइड करना है। अब जो नहीं आता वो तो नहीं आता, उसमें कुछ नहीं कर सकते, पर सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, इतना सोच के जाना है पेपर में। ठीक है, अब पर्सनली बोलते हैं कितने अटेम्प्ट करने हैं। अब मैं सारे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था। ठीक है, अब मैं क्योंकि मॉक टेस्ट में भी करता था तो मेरी एक्यूरेसी थी कि चलो नेगेटिव के बाद भी बन जाती थी बात, तो मेरा टाइम भी थोड़ा सा बच जाता था, तो मैं कर ही देता था। पर वो सबका अलग है, बट मुझे लगता है आजकल पेपर इतना वेग है कि आपको 90 क्वेश्चन 89 90 तो मुझे लगता है करने ही चाहिए अटेम्प्ट। उससे कम करोगे तो इतनी ज्यादा एक्यूरेसी इतने वेग पेपर में बहुत मुश्किल है कि आपके 60 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन बिल्कुल ही ठीक हो जाए। तो इसलिए आप वो थोड़ा सा अपना खुद से कैलिब्रेट करो। ऐसी बात नहीं है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 76 करे हैं, जिन्होंने 84 करे हैं, उनका भी क्लियर हुआ है। बट अगर आपको फिर आपको अपने हिसाब से कैलिब्रेट करना पड़ेगा कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, फिर प्रीलिम्स के लिए यही है, हमने बस अपने जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं वो फॉलो करने हैं। एक कोई भी आपका एडिशनल कोचिंग का मटेरियल है, कुछ भी साथ में चल रहा है, इन दोनों को एक जगह पे कंपाइल करना है, सेक्शनल टेस्ट देना है, उसके अंदर जो गलती हो रही है उसको नोट्स में ऐड करना है। ये आपका मटेरियल प्री का रेडी है, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, बाहर से तो कोई बात नहीं देखी जाएगी। ठीक है, सो उसके अलावा ये हमने प्री का ऐसे कर लिया, डे ऑफ एग्जाम का भी देख लिया। अब जो है प्री और मेंस के बीच वाला फेज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं बोलूं, क्योंकि जो मेंस है वो ही आपके रैंक डिसाइड करेगा। क्योंकि मेंस में अगर आपके जस्ट कट ऑफ क्लियर भी हो रहे हैं, आपके इंटरव्यू में 210-20 भी आ जाए तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमें थोड़ा सा एक लिवरेज चाहिए कि हमारा मेंस के रिजल्ट में कि हमारे मार्क्स थोड़े से 20-30 नंबर अबव द कट ऑफ चाहिए कि थोड़ा इंटरव्यू की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को भी कंट्रोल किया जाए। ठीक है, सो उसके लिए क्या था, मेरा जब मेरी इंटर्नशिप ही चल रही थी, जब प्री का रिजल्ट आया तो अभी 1 महीने की बची थी उसके बाद भी, तो साथ साथ मैं अपना ऑप्शनल कर रहा था। मेरा ऑप्शनल वैसे मेडिकल साइंस था,
है ना, बहुत ज्यादा स्कोरिंग ऑप्शन नहीं है, बट अभी मैं बिल्कुल ही फ्रेश ग्रेजुएट सा ही था, तो मैंने कहा चलो मेडिकल साइंस में नहीं भी पढ़ पाया तो कुछ तो लिख दूंगा। तो उस तरीके से मैंने ले लिया था मेडिकल साइंस। फिर पहले महीने मैंने अपना ऑप्शनल करा, साथ साथ मैंने थोड़ा थोड़ा एथिक्स करा, है ना। एथिक्स में कभी कभी अमित सर से बात कर ली, फिर कभी कभी मैंने क्या करा कि लेक्सिकॉन हमारी बुक है, फिर मैंने यहाँ मार्केट से भी एक कोचिंग का मटेरियल उठा लिया था। वैसे तो मैंने चंडीगढ़ से तैयारी करी थी, मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लिया था यहाँ फोटोकॉपी वाली शॉप से, तो वो घर पे आ गया था। तो उसके बाद बस उसमें से मैं पढ़ रहा था, पर मेन स्टे अगेन पीवाईक्यूज ही थे कि है ना, पीवाईक्यूज ही एथिक्स के भी करे। अब उसके अंदर मेरा था कि अब मैंने चलो पहले महीने अपना एथिक्स एक बार पढ़ लिया है थोड़ा थोड़ा डिसेंटली, केस स्टडी वगैरह, और ऑप्शनल थोड़ा थोड़ा कर लिया, 15 दिन और दे दिए कि एथिक्स रिवाइज कर लेते हैं, 1.5 महीना रह गया। अब उसमें मैंने क्या करना है कि मैंने 1 हफ्ता देना है एक जीएस को। उसके अंदर मैंने क्या करना है कि पिछले 2 साल के पीवाईक्यूज उठाने हैं, 2021 के और 2020 के। अब मैंने वो अटेम्प्ट करने शुरू करे, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, फिर उसके बाद उसका मैंने मॉडल आंसर नेट से ढूंढा, यूपीएससी 2021 मॉडल आंसर्स मेंस, और वो वाले आंसर से अपना आंसर कंपेयर करा, क्योंकि मेरा मेन खतरा था कि मेरे पास कंटेंट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट है, इतना ज्यादा पढ़ा नहीं है, 5th वाले को मेरे से ज्यादा ही आता होगा, मेरे को ऐसा लगता था। बट काफी ज्यादा गेम प्रेजेंटेशन की भी है, और एक भरोसे वाली बात ये भी है कि अगर प्री निकल गया तो आपको उतना रिक्विजिट नॉलेज है, ये भरोसा रखना है आपको, ठीक है। फिर आपने जब 2 साल के पीवाईक्यूज कर लिए कंपेयर्ड विद मॉडल आंसर्स, फिर आप देखोगे टॉपर्स कॉपीज। अगर मेरा GS1 का वीक चल रहा है, मैं कोई भी 4-5 टॉपर्स GS1 के देखूंगा, है ना, उनके मैं आंसर्स अब मैं देखूंगा इनको क्या एक्स्ट्रा लिख रहे हैं कि इनको मार्क्स मिल रहे हैं, है ना। कोई अब एग्जाम्पल के ऊपर ट्रायंगल बना रहा है, कोई साइड में ऐसे डायग्राम बना रहा है बॉक्स के अंदर, है ना, और नीचे अच्छे से फिगर लिख के कर रहा है, कोई इस साइड पे कॉलम के, है ना, माइक्रो डायग्राम बना रहा है, सोल्यूशंस 1 2 3 4 5। तो हर एक जगह से मैंने कुछ ना कुछ उठा के अपनी एक यूनिक सी स्ट्रेटेजी तैयार करी, और टॉपर्स कॉपी में बता रहा हूँ सबसे ज्यादा बेस्ट चीज है जो हो सकती है, तो प्लीज उसे अच्छे से देखना, इग्नोर नहीं करना, ठीक है। फिर आपने इस हफ्ते में 2 टेस्ट अपने 2 पीवाईक्यूज कर लिए। फिर वीकेंड पे जाके आपने दिया किसी भी एकेडमी का मेंस का टेस्ट, इनसाइड का दो, विजन का दो, यहाँ का दो, कहीं का भी दो, ठीक है, जहां का भी आपको लग रहा है आप लेना है। तो आपने जब वहां का टेस्ट दिया है तो वहां पे जाके मैं 2 टेस्ट ही दे देता था, एक सुबह एक शाम, ठीक है। फिर सुबह शाम टेस्ट दे दिया, फिर उसके बाद वो आएगा 10 दिन बाद इवेल्युएट होके, तब तक मेरा GS2 वाला वीक स्टार्ट हो चुका है। सो GS2 वाला वीक आया, फिर 3 वाला वीक आया, फिर 4 वाला वीक आया, तो ऐसे करके मेरे पास हर एक GS के 4 सॉल्व पेपर्स हो गए हैं, है ना। मेरे पास 4 सॉल्व पेपर्स हैं, और मैंने क्योंकि हर बार टॉपर्स की कॉपीज भी देख रहा हूँ हर GS की, है ना, मैं मॉडल आंसर से अपना कंटेंट भी ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे पास हर GS के 80 सॉल्व क्वेश्चंस है। अब इसके अलावा मेरे पास फिर 5 दिन नेक्स्ट मैंने क्या लगाए कि 13 से लेके 22 तक के हर एक GS के पेपर देखे कि कौन सा टॉपिक जो है वो फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है। अब मैंने ये देखा कि जब मैंने वो वीकेंड पे टेस्ट भी दिए और पीवाईक्यूज भी करे हैं, और जब मैं उसके पीछे वाले पीवाईक्यूज देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ मोस्टली सारा कुछ कवर ही हो चुका है, क्योंकि हर ऑल्टरनेट साल पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे आ ही रहा है, हर ऑल्टरनेट साल पे साइबर सिक्योरिटी पे आ रहा है। तो मैंने ऐसे ऐसे करके 5 टॉपिक ऑलमोस्ट हर चीज के आइडेंटिफाई कर लिए। अब पता ही था PDS, फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन एनर्जी, ये सब पे क्वेश्चन आ ही रहा है बार बार, मैं लिखा भी हुआ है, वैल्यू भी ऐड करी हुई है, मेरे पास पड़ा है। उसके अलावा मेरे को पता चल गया था कि इंटरनल सिक्योरिटी में 5 ही टॉपिक्स हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म था, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी था, कोस्टल सिक्योरिटी था, साइबर सिक्योरिटी था, और बॉर्डर मैनेजमेंट था। तो ये 5 टॉपिक भी मैंने पीवाईक्यू से कवर कर लिए। इनका मैं इंट्रो, बॉडी कंक्लूजन सब रेडी करके बैठा हूँ, डायग्राम बना के बैठा हूँ कि कोई बात नहीं, और क्योंकि मैंने खुद ही लिखे आंसर तो मेरे को याद भी ज्यादा है, मेरे को रिटेन करने में भी दिक्कत नहीं आ रही। फिर एंड में होता है विजन का अभ्यास, वो सभी देते हैं, मैंने भी दिया था। सो वो जब मैंने अभ्यास दिया तो मेरे पास अब हर GS के 5 सॉल्व पेपर्स हैं जो मैंने खुद लिखे हुए हैं, जिनके मॉडल आंसर से मैंने चेक करे हुए हैं, और जिनमें मैंने टॉपर्स का वैल्यू एडिशन करा हुआ। तो ये 100 क्वेश्चन फॉर ईच GS मेरा मटीरियल है। अब मैं हर पेपर से पहले उसको पढ़ के जाऊंगा, और उसके बाहर से क्वेश्चन आता है तो कोई बात नहीं, मैंने इतने सारे टेस्ट दे दिए एक शॉर्ट स्पैन में, तो मेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग एबिलिटी बढ़ चुकी है। अब क्या है, हर एक क्वेश्चन के अंदर डायमेंशन जनरेट करने हैं, हर एक क्वेश्चन के अंदर सब पार्ट्स बनाने हैं, हर एक क्वेश्चन में या तो चैलेंजेस पूछे हैं, फिर सॉल्यूशंस पूछे हैं, फिर वे फॉरवर्ड पूछा है, एक फैक्ट एंड फिगर रिच इंट्रोडक्शन है, और एक फॉरवर्ड लुकिंग सी इंडिया के लेवल की कंक्लूजन है। अगर नहीं भी याद आ रही कंक्लूजन तो सेकंड ARC की कमेटी की रिकमेंडेशन है। अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है, पुलिस रिफॉर्म है, कुछ भी है, ARC ने कुछ कहा है उसके बारे में, तो हम हर जगह नहीं लिखेंगे, पर जहां कुछ नहीं समझ आ रहा वहां लिख देंगे। तो ऐसे ऐसे करके टेम्पलेट्स जाएंगे। अब डिजास्टर का कोई क्वेश्चन है, क्लाउड बर्स्ट है, अर्थक्वेक है, साइक्लोन है, कुछ भी है, मेरे को पता है मैंने इंट्रोडक्शन में लिखना है कि इंडिया में कितने डिजास्टर हो रहे हैं, साइड में मैंने इंडिया का मैप बनाना है, मैंने बता देना है अगर साइक्लोन है तो हाँ यहाँ यहाँ होते हैं, अर्थक्वेक है तो यहाँ होते हैं, क्लाउड बर्स्ट होते हैं तो यहाँ होते हैं, है ना। फिर उसके बाद मैंने बता देना है कि सोल्यूशंस में एक स्ट्रक्चरल मेजर्स होते हैं, एक नॉन स्ट्रक्चरल होते हैं। नॉन स्ट्रक्चरल में भी मेरे को पता है 3 ही होते हैं, हैजार्ड मैपिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, अवेयरनेस जनरेशन।
कंक्लूजन में मेरे को पता है मैंने सिंडाई फ्रेमवर्क और 2-3 लाइनें और कौन सी लिखनी है। तो मैं टेम्पलेट पहले ही तैयार करके गया हूँ कि कोई भी क्वेश्चन डिजास्टर का आएगा मैंने यही करना है। एक मैंने साइड में डिजास्टर साइकिल बना देना है ना, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस ये वो। तो ऐसे ऐसे करके ये टेम्पलेट्स हमारे बनेंगे जब हम PYQ सॉल्व करेंगे और हम लोग टॉपर्स कॉपीज देखेंगे और आपको उसमें कोई भी चीज अच्छी लग रही है मॉडल आंसर में या टॉपर कॉपीज में कि आपको लगा यार कमिटी का नाम बहुत अच्छा है या आपको लगा यार डायग्राम बड़ा अच्छा बनाया फ्लो चार्ट, तो कॉपी करके अपने में डाल दो, है ना। कोई कॉपीराइट थोड़ी है, अच्छी चीज है तो हम लोग यूज करेंगे। तो ऐसे करके है। तो मैंने मोस्टली ऐसे ही मल्टीपल सोर्सेज एक जगह इकट्ठे कर लिए थे। अब ये 100 क्वेश्चन है, यही करने हैं और तो इससे मेंस हो गया। तो मैं बता रहा हूँ कि इट इज पॉसिबल इफ यू हैव टाइम। आप पहले से ही एक्सरसाइज शुरू कर दो PYQs करने वाली, बट अगेन एक बार अपना सिलेबस खत्म कर दो फिर हम लोग ये करेंगे, ठीक है। तो ये था। इसके अलावा आप लोग भी डाउट्स फ्रीली पूछ सकते हो जैसे आपको कोई भी है अगर, वरना मैं हाँ कोई ना, आप पूछो। यार ऐसा है कि ये हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है। अगर करंट अफेयर में इंडिया श्रीलंका है या रशिया यूक्रेन है या G20 है या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो मतलब बहुत ही ज्यादा न्यूज में है कि भाई जैसे रामानुजा का स्टैचू बन गया था नया, तो मेरे को पता था कि अब रामानुजा की थ्योरी पे क्वेश्चन आएगा विशिष्ट अद्वैत पे, तो मैं पढ़ के गया था और सेम क्वेश्चन आ गया था। तो जो बहुत ज्यादा इन न्यूज है या जो हमारे PM सर इनॉग्रेट कर रहे हैं या कुछ बहुत ही बड़ी चीज है, तो उसका हम बैकग्राउंड स्टोरी पढ़ेंगे। अगर कोई बोलेगा कि यार ये नया इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आ गया है, तो हम पुराने कोड नहीं पढ़ेंगे, है ना, हम नया वाला जो चेंजेस हुए हैं वो पढ़ेंगे। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी चीज बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। G20 तो पक्का ही पक्का आएगा, प्री में नहीं आया तो मेंस में आएगा, कहीं ना कहीं आएगा, नहीं आएगा तो हम खुद लिखाएंगे, मतलब ऐसी चीज है। तो इसलिए उसका हम बैकग्राउंड पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन की गेम है ये। यार ऑप्शनल का पर्सनली ना मुझे ऐसा था कि मेरे GS में है 446, तो मतलब काफी ज्यादा है, पर ऑप्शन में मेरे 253, तो मतलब कि इतना ज्यादा रेलेवेंस है नहीं दोनों का आपस में। बट मेरा ऑप्शनल अगेन मेडिकल साइंस था तो बड़ा टेक्निकल सा है, तो उसके अंदर कह नहीं सकते किस हिसाब से मार्किंग हुई है। बट अगर आपका PSIR है या कोई ऐसा ऑप्शनल है जो ओवरलैप करता है GS से, देन आई थिंक इट कैन बी मोर और लेस इक्विवेलेंट, कि थोड़ा फायदा तो जरूर होगा दोनों तरफ उसका। तो ये है। तो मैं चलो एसए के लिए भी बता देता हूँ थोड़ा सा। एसए में भी इस बार 130 है मेरे, तो काफी अच्छा स्कोर था। तो मैंने एसए भी ज्यादा दिन नहीं तैयारी कर पाया था। तो सबसे पहले मैंने उसके लिए पढ़ा था, एक अनुदीप दुरी शेट्टी सर का ब्लॉग आता है एसए का, है ना, उनका ब्लॉग है, उस पर उन्होंने एसए का लिखा हुआ है, कैसे इंट्रो करना चाहिए, कैसे बॉडी, कैसे कंक्लूजन। खैर वैसे मैंने एसए के सेशन यहाँ पे भी लेने हैं और एक ले भी चुका हूँ, जो आपको भी अवेलेबल हो जाएगा सबको, तो वो देख लेंगे कैसे है। तो वैसे अनुदीप दुरी शेट्टी सर का ऐसे था कि उन्होंने बताया हुआ था कि ये सब है, कि इंट्रो कैसे करना है, बॉडी कैसे करना है, कंक्लूजन कैसे करना है, और उन्होंने नीचे टेम्पलेट्स दे रखे थे हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों के। तो वहां अब देखो टेक्निकल एसे तो आते नहीं, अब फिलोसफिकल एसेज ही आते हैं, पर हम एट द सेम टाइम जो टेक्निकल एसेज का मटेरियल है वो तो यूज कर सकते हैं फिलोसफिकल एसे में। अगर हेल्थ के बारे में कुछ बताया हुआ है कि ये वाला कोट लिखना है हेल्थ पे, या ये वाली स्कीम है, या इतने इतने % है, तो हम वो अपने एसे में भी डालेंगे। अगेन एसे के अंदर जब हमने अब सिविल सर्वेंट्स की एग्जाम्पल याद करें है ना, बहुत ज्यादा एसेंशियल है, क्योंकि ऐसे हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टोरी से। अब वो स्टोरी क्या है, आप फिक्शनल भी बना सकते हो, बट इट इज बेटर कि जैसे मैं अपने में एक डॉक्टर रवि कनन का एग्जांपल लिख के आया था, जो मैंने एथिक्स के लिए एग्जांपल याद करा था। असम में उन्होंने खुद से घर पे मेकशिफ्ट बोट्स बना के कैंसर पेशेंट्स का इलाज करा था। तो ये वाला एथिक्स का एग्जांपल मेरे एस्से का फर्स्ट 1.5 पेज था, है ना। तो ऐसे ऐसे करके मल्टीपल चीजें आपको कहीं कहीं काम आ सकती हैं। तो एस्से की स्टार्टिंग हमेशा एक एनेक्डोट से होगी, उसके बाद हम लोग डायमेंशन जनरेट करेंगे। और मेंस में भी याद रखना, हर एक आंसर के अंदर हमें मेन चीज है डायमेंशन जनरेशन, ठीक है, जो कि हमारा होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल, इन्वायरमेंटल, मॉरल एंड हिस्टोरिकल, ठीक है। पेस्ट जेम एच अप्रोच है ये, तो हम लोग इसको यूज करेंगे। अगर कहीं पे भी नहीं समझ आ रहा तो हम लोग मल्टीपल जो पॉइंट्स है इसके अंदर उनको यूज करके बनाएंगे। और अगेन एक चीज आंसर राइटिंग के अंदर जो मुझे बहुत ज्यादा लगती है वो है कि जैसे मेरा आंसर ना बड़ा डायनामिक सा रहता था, कि पहले इंट्रोडक्शन दे दी फैक्ट एंड फिगर वाली, उसके बाद उसने बोला कि व्हाट आर द चैलेंजेस पॉइंट्स में लिखती है। फिर हमेशा मैं ट्राई करता था जहां तक पॉसिबल है साइड में एक डायग्राम बनाना ही है। GS1 में मैं 4 वर्ल्ड के और 4 इंडिया के मैप बना के आया था। GS2 में क्वेश्चन था I2U2, अब लोग I2U2 लिखने लगे, पहले पहले वर्ल्ड मैप बनाया और I2U2 मार्क कर दिया उस पर, कि थोड़ा क्लैरिटी होती है, थोड़ा प्रेजेंटेशन में अच्छा लगता है, एग्जामिनर का खुद 1 नंबर एक्स्ट्रा देने का मन करेगा।
ठीक है, फिर आपने जब ये सब उसके बाद चैलेंजेस आपने पॉइंट्स में लिख दिए, है ना। उसके बाद अगली वाली चीज जो आई जैसे सोल्यूशंस है, तो सोल्यूशंस का हमने कॉलम बना के साइड में डब्बा बनाएंगे सोल्यूशंस, और एरो डालेंगे 1 2 3 4 5। तो ये इसको कहते हैं माइक्रो डायग्राम। तो मैं हर एक आंसर में मोनोटनी नहीं रखता था, कहीं पे मैंने बनाना है डायग्राम, कहीं पे मैंने बनाना है अपना फ्लो चार्ट, कहीं पे मैंने पॉइंट्स में लिखना है, कहीं मैंने माइक्रो डायग्राम में लिखना है ना। हमेशा कंक्लूजन ऑप्टिमिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग होगी। अब कंक्लूजन कैसे ऑप्टिमिस्टिक रहेगी या फॉरवर्ड लुकिंग? अब क्वेश्चन आया हुआ है हाईलाइट द मिनरल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, है ना। फॉसिल फ्यूल्स वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन पूछी थी, है ना, ये सब क्रूड ऑयल वगैरह की, तो हमने लिख दी ये होती है। अब कंक्लूजन में हम ये नहीं लिखेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है, इंडिया को यहाँ से ले आना चाहिए ये वो। हम लिखेंगे क्रूड ऑयल ठीक है, बट हम लोगों को ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करना चाहिए। तो हम बोलेंगे इंडिया ने जैसे पंच अमृत वगैरह बोला है, तो हम लोग ऑल्टरनेट एनर्जीज की तरफ चल रहे हैं। तो चाहे क्वेश्चन मिनरल रिसोर्सेज या क्रूड ऑयल फॉसिल फ्यूल का हो, हम लोग ग्रीन एनर्जी से कंक्लूड करेंगे। तो ये हमें ऑप्टिमिज्म लाना है कि हम लोग कुछ चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे, कि हम लोग बियॉन्ड द क्वेश्चन सोच रहे हैं। तो हमेशा जो कंक्लूजन होगी वो मैक्रोस्कोपिक होगी। आप ट्राई करना कि इंडिया के लेवल की हम लोग बात करें, ठीक है। तो ये वाली बात है इसमें। इसके अलावा एक क्वेश्चन और लोग पूछते हैं टाइम मैनेजमेंट का, कि आप कितने घंटे पढ़ते हो डेली। तो यार घंटे के हिसाब से नहीं होती पढ़ाई, है ना, टारगेट के हिसाब से होती है। टारगेट भी एक दिन का मैंने नहीं रखता था, मैं रखता था 15 दिन का टारगेट, कि 15 दिन के अंदर मैंने एंशिएंट मेडिवल कल्चर रिवाइज करना है। अब मैंने रिवाइज करना है, मैं चाहे एक दिन में जितने भी मर्जी घंटे दूं। अब हो सकता है एक दिन मेरे से नहीं पढ़ाई हो रही, मेरे को कहीं जाना पड़ गया, तो मैं नहीं पढ़ पाया। अब इसमें दिक्कत ये है डेली टारगेट या डेली आवर्स के हिसाब से पढ़ने में है, कि एक दिन आपका मिस हो जाए ना, तो आपको अगले दिन चिंता होती है कि मैं कल नहीं पढ़ पाया था, आपको बैकलॉग होता है, स्ट्रेस होता है, और आपका अगला दिन भी खराब होता है। तो 15 दिन टारगेट का ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि मेरे को पता है अगर मैं 3 दिन बाई चांस नहीं पढ़ पाया, तो मुझे अगले 3 दिन ज्यादा पढ़ना ही पड़ेगा, और मैं उस चीज के लिए खुद आंसरेबल हूँ। तो फिर इसलिए मैं 15-15 दिन के टारगेट रखता था, कि मेरे को स्ट्रेस ना हो कि भाई डेली में इतना नहीं पढ़ पाया। अब कई बार होता था ड्यूटी है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरी 8 to 8 ड्यूटी है, उसके बाद अब मैं घर आया हूँ तो नहीं पढ़ पाया उस दिन। तो या मुझे पता है नाइट ड्यूटी मेरी चल रही है, तो उसमें मुझे पता है कि जो 12 से लेके 3 बजे का टाइम है वो बड़ा लाइट रहता है, तो 3 घंटे तक आराम से अपना पढ़ लिया। फिर उसके बाद जब सो के उठे तो अगले 4 घंटे पढ़ लिया। बट ऑन एन एवरेज अगर आप पढ़ाई दिन में 6 से 7 घंटे कर रहे हो फ्री, अभी आप कोई और साथ में ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हो, और 6 से 7 घंटे डेली पढ़ रहे हो, उसमें से अगर 5 घंटे भी इफेक्टिव है तो वो बहुत अच्छा है ना। उससे ज्यादा अगर आप डेली 10 घंटे, कोई नहीं पढ़ता है ना, क्योंकि 10 घंटे नहीं पढ़ सकते। अगर पढ़ोगे डेली 10 घंटे तो 3 दिन पढ़ोगे, फिर चौथा और 5वां दिन आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है। मतलब पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं वैसे बोल रहा हूँ, पर मुश्किल है कि इतना ज्यादा हम लोग नहीं कर पाते हैं। और थोड़ा सा इतने में ही हम अगर इफेक्टिव स्टडी करनी है तो इतने इतने में हो तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा आप कुछ अपना, अगर आप बोल रहे हो कि यार अब मेरा स्टैटिक का ये वाला पार्ट हो गया, कुछ करना है, तो रात को थोड़ा सा ऐसे 2-3 करंट अफेयर के पेज पढ़ लिए, है ना। तो थोड़ा थोड़ा अपना डायनामिक रखो। अब कई लोग होते हैं वो दिन में हिस्ट्री पढ़ते हैं, दोपहर को पॉलिटी पढ़ते हैं, शाम को ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो वो वाली अप्रोच भी ठीक नहीं है। पहले हिस्ट्री कर रहे हो तो हिस्ट्री कर लो, है ना, क्योंकि आपको वरना तीनों ही चीजें ढंग से घुसेंगी नहीं दिमाग में। हिस्ट्री पढ़ोगे, पूरी क्रोनोलॉजी आएगी, दिन में आपकी चेन ऑफ इवेंट्स बनेगा, तो आपके दिमाग में ही रहेगा यार इस 10 दिन में हिस्ट्री में इकट्ठे ये पढ़ा था, है ना। 3 सब्जेक्ट साथ में चलाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मैक्सिमम 2 चला लो। पर दूसरा सब्जेक्ट भी ऐसे होगा कि यार पहले से मैं बोर हो गया काफी, तो मेरे को दूसरे के 2 चैप्टर मैंने पढ़ लिए थोड़े से रिफ्रेश होने के लिए, या करंट अफेयर्स पढ़ लिए उस टाइम में। तो ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हो। भी हो सकता है आपको लगे यार 6-7 घंटे हिस्ट्री कौन ही पढ़े लगातार, तो आप बोल दो नहीं चलो बीच में 2 चैप्टर लक्ष्मीकांत के पढ़ लेते हैं। तो ये है, तो मतलब 2 किताबें जो है ना, स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत, इनको तो ना आप टाइम टू टाइम पढ़ते ही रहा करो। कि जैसे मन स्पेक्ट्रम तो मैं कई बार ऐसे स्टोरी बुक की तरह रात में पढ़ लेता था। अब अगेन हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि इन बुक्स में इंपॉर्टेंट क्या है। हम जब लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं ना, तो हम लोग पढ़ते हैं स्टार्टिंग में प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, डीपीएसपी, फिर हम लोग आते हैं एग्जीक्यूटिव पे, प्रेसिडेंट वगैरह, फिर आते हैं पार्लियामेंट, फिर इसके बाद हो जाती है बस। फिर इसके बाद जहां से स्टेट वाली बॉडीज शुरू होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आती हैं, जुडिशियरी आता है, वहां पे हम लोग नहीं पढ़ते ढंग से, क्योंकि स्टार्टिंग वाला पार्ट इतना ज्यादा हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं कि उसी पे बार बार पढ़ते रहते हैं, वहां एंड वाले पार्ट तक पहुंचते ही नहीं। तो मैंने एक बार क्या करा कि एंड वाला पार्ट मैंने अच्छे से स्टार्ट करा कि यार अब तो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ूंगा, नोट्स बनाए हर एक के, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। अब ये वाला टॉपिक किसी को पूछो फंडामेंटल राइट्स, किसी को पूछो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, सबको पहले वाला आता ही होगा और दूसरा मुश्किल ही आता होगा, और क्वेश्चन बराबर ही आना है दोनों में से। तो हम लोग उसका अच्छे से टेबल बना लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का, और वो वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे जो हमारा मुश्किल है ना। स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग रहेगा ही, जो मुश्किल पार्ट है उस पर ज्यादा काम करेंगे, है ना। अब सिमिलरली जैसे स्पेक्ट्रम है, उसका सारे काफी लोग मैंने देखा है वो नेशनल मूवमेंट वाले पार्ट पे जोर देते रहते हैं, वो वैसे ही सबको आता है, उस पर क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं जो एडवेंट ऑफ यूरोपियन 1600 वाला पार्ट है, वहां से लेके 1857 तक, है ना। और उसके बाद अगला पार्ट जो इंपॉर्टेंट है मेरे को लगा वो 1940 से 47 है ना। तो ये 2 फेजेस जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
और जो बीच वाला पार्ट है वो हमें इनवेरिएबली आता ही है, सबको पता है कि पूर्ण स्वराज कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसने बोला था, है ना। तो वो वाली बातों को हम क्यों बार बार पढ़े जो हमें ऑलरेडी आती है। हम लोग उस वाले पार्ट पे फोकस करेंगे, क्योंकि मेंस में भी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वाले पार्ट से ब्रिटिश वगैरह इन पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पोर्चुगीज डच, है ना। प्री में भी अब ज्यादा क्वेश्चन उसी के आते हैं, तो हम ध्यान रखेंगे। एक और चीज है कि पहले एक टाइम था एएमसी, एंशिएंट मिडीवल कल्चर, कोई नहीं पूछता था। अब है कि एंशिएंट मिडीवल कल्चर, एंशिएंट बहुत ज्यादा आने लग गया, अब मिडीवल भी आने लग गया, तो उसको हम निग्लेक्ट नहीं करेंगे। अब उसको ऐसे नहीं करेंगे कि कई लोग पहले बोलते होते थे कि अगर टाइम बच गया तो कर लेना, अब वो पार्ट ऑफ प्रोसेस ही है, अब वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसको मानना है, उसको रिस्पेक्ट देनी है सब्जेक्ट को कि भाई अच्छा सब्जेक्ट है और उसमें से आते हैं क्वेश्चंस, और उसका सोर्स भी ज्यादा नहीं है। 11th-12th की ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़नी है, बस न्यू एनसीईआरटी साथ में रीड करनी है, एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी है, बस उतने में हो जाएगा। उसके अलावा आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आता, यहाँ पे पूछ लो, कोई नहीं समझ आता यूट्यूब पे डाल दो, कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग पूछो कोई डाउट्स साथ साथ। बाकी ऑप्शनल के लिए भी अपना यार आइडेंटिफाई कैसे करना है आपको ऑप्शनल को ना, वो भी एक बार सोच लेना। कई लोगों का होता है कि यार मैं अपना ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट ही ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को आता है, तो अच्छी बात है, वो बेस्ट है। ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा है, आपने सबसे पहले यूपीएससी के पीवाईक्यू देखने हैं, आपने यूपीएससी का सिलेबस देखना है ऑप्शनल का, अगर दोनों चीजें मैच करती हैं और आपको कॉन्फिडेंस है तो वही लेना, ठीक है। और एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट। अब मैंने काफी लोग देखे हैं, हमारे मेडिकल फील्ड के काफी लोग हैं जो सोशियो ऑप्शन ले लेते हैं, काफी लोग एंथ्रो ऑप्शन लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मेडिकल साइंस बहुत बल्कि है, वर्थ इट नहीं है, मार्क्स ज्यादा नहीं आते हैं, तो इतना ही जोर दूसरा ऑप्शन में मारे तो ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। वो भी ठीक बात है ना। तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। कई लोग हैं पीएसआईआर उन्होंने पढ़ा हुआ है बट कहते नहीं हमने ज्योग्राफी ऑप्शन लेना है, तो वो ले लेते हैं और अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। तो इंटरेस्ट भी उतना ही प्राइमरीली इंपॉर्टेंट है। पर ये कभी मत देखना यार कि इस ऑप्शन में बहुत ही कम मार्क्स आते हैं तो मैं ये वाला ऑप्शन ले लेता, चाहे मेरा ग्रेजुएशन है, चाहे मुझे पूरा आता भी है, पर यार क्या फायदा, नंबर तो देंगे नहीं। तो वो वाली बात हमेशा सेकेंडरी आएगी, क्योंकि हर एक साल में यूपीएससी जो है ऑप्शनल से किसी में बहुत ज्यादा आ जाते हैं, किसी में बहुत कम आ जाते हैं, बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। तो हमने ये वाली बात नहीं सोचनी है ना कि इसमें ऐसा होएगा, इसमें ऐसा होएगा। तो आपको जो इंटरेस्ट है, जो ज्यादा आता है वो लेना है ऑप्शनल, और उस पर ध्यान लगा के अच्छे से करना। और वो बात बिल्कुल सही है कि एसए, एथिक्स और ऑप्शनल ही है जो कि बहुत ज्यादा चेंज क्रिएट करते हैं, बट आपको ये बात समझनी है कि जीएस भी इतना इंपॉर्टेंट अब हो गया है, क्योंकि ऑप्शनल के अंदर अब वेरिएबिलिटी कम हो गई है। पहले कहीं 350 आ रहे हैं, कहीं 200 आ रहे हैं, अभी भी आते हैं, बट वो जो गैप है वो रिड्यूस हो गया। और एसए के अंदर भी ये गैप बढ़ गया है। जैसे अब इस साल मैंने देखा 60-70 भी आए हैं, 140 भी आए हैं, तो इतना ज्यादा रेंज, 70 नंबर का रेंज बहुत ज्यादा है। बट जीएस में भी अब रेंज आ गया है, जैसे लोगों के 60 भी आए हैं, जीएस 3 में 65 भी आए हैं इस बार, मेरे 100 है जो कि इस बार वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो मेरे को लगता है कि उसने ही मुझे बचाया है, क्योंकि ऑप्शनल तो काफी नीचे चला गया था। तो जीएस को भी हम उतनी ही वेटेज देंगे, बट एट द सेम टाइम जीएस को जैसे मैंने तरीका बताया उसको आप अभी से ट्राई करना शुरू करो, ताकि एंड में आपके पास फ्री टाइम हो कि आप और चीजें भी कर पाओ, है ना। क्योंकि लोग बोलते हैं मेंस के लिए मेन 365 भी करनी है, तो मैंने नहीं करी थी, मेरे पास नहीं था टाइम, तो उसके बिना भी कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। बट आपको अगर लग रहा है, क्योंकि मेंस में करंट अफेयर्स की वेटेज बहुत कम है, करंट अफेयर्स कहाँ आएंगे, जीएस 3 में आएंगे, 4 में कोई करंट अफेयर नहीं आता, 2 में कोई करंट अफेयर खास नहीं आता, 1 में मे भी कोई करंट अफेयर आ जाए, पर उसमें भी सोसाइटी वगैरह के क्वेश्चन ही रहते हैं, तो करंट अफेयर तो है नहीं। 3 में ही आते हैं, वो भी 2 क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो उन 2 क्वेश्चन के लिए आप पूरे हर तरफ के मेंस 365 पढ़ो तो वो इतना वर्थ इट नहीं। उसके अलावा अब सोसाइटी वाले क्वेश्चंस भी है, मैंने सोसाइटी अलग से नहीं कभी पढ़ा, बट पीवाईक्यूज करे, मॉडल टेस्ट दिए और पीछे वाला पढ़ा, तो सोसाइटी के सारे क्वेश्चन सिमिलर से ही हैं। कभी प्लूरलिज्म पे पूछ रहे हैं, कभी सेक्युलरिज्म पे पूछ रहे हैं, कभी असिमिलेशन पे पूछ रहे हैं, कभी तीनों को मिला के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो है ना, हम ये सब चीजें जब अपने पीवाईक्यूज और वो करेंगे तो उसी से हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि जो 20 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से जो एक्चुअल क्वेश्चन हमें आते होते हैं कि भाई मैं पक्का करके गया हूँ, वो है 8, मे बी 9, इतने ही है ना। तो उसके बाद वाले जो अगले 5 क्वेश्चन है वो है कि यार शायद कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा आइडिया है, देख लेंगे। उसके बाद अगले 4 क्वेश्चन है कि हाँ पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन है बिल्कुल नहीं सुने। तो पर लिखने सारे हैं और अटेम्प्ट सारे अच्छे से करने हैं। अगर आपने सारे क्वेश्चन एक डिसेंट तरीके से अटेम्प्ट कर दिए तो इंटरव्यू कॉल आ जाती है, ठीक है। पर प्रोवाइडेड उसके अंदर आपने थोड़ा सा रेलेवेंट मटेरियल लिखा है। अब रेलेवेंट मटेरियल कैसे, अब जेम्स वेब टेलीस्कोप पे आया था, उसके ऊपर था व्हाट रेलेवेंस डज इट होल्ड फॉर ह्यूमन काइंड। अब मेरे को जेम्स वेब याद था कि हाँ कोई टेलीस्कोप तो आया था, अब रेलेवेंस क्या है ह्यूमन काइंड की। मैंने कहा पहले तो मैं सोच रहा था इसमें क्या लिखूं, तो एंड में लिखते लिखते इसके अंदर 17 पॉइंट लिखे। अब 17 पॉइंट कैसे लिखे, आप कुछ भी लिखो, एक टेलीस्कोप का क्या काम है,
है ना, गैलेक्सी एक्सप्लोर करना उसका काम है, न्यू लाइफ ढूंढना उसका काम है, मिनरल रिसोर्सेज उसका काम है, हमारी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर देगा अर्थ की, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट में रोल आएगा, टेलीकॉम में काम आ जाएगा, सोलर फ्लेयर्स ऑब्जर्व कर लेगा, मैग्नेटिक रेडिएशन ले आएगा। तो कुछ भी सोचते रहो, वहां लिखते रहो, है ना, जितने पॉइंट आपके दिमाग में आ रहे, कोई भी पॉइंट गलत नहीं। हम लोग कई बार ना जब टेस्ट सीरीज देते हैं कहीं पे, तो वो लोग ना बड़ा रिस्ट्रिक्टेड होकर चेक करते हैं। अब मैंने भी अपनी टेस्ट सीरीज जब दी थी फाइनल वाली मेन से 10 दिन पहले, तो मेरे GS1 में 112 थे, है ना, 2 में मेरे 89 थे, 3 में मेरे 99 थे, 4 में मेरे 79 थे। तो एंड में मेरे GS1 में ही 107 है, बाकी सब में मेरे 120 और 100 है। तो जिसमें ज्यादा थे उसमें कम हो गए, जिसमें कम थे उसमें ज्यादा हो गए। तो ये वेरिएशन रहता ही है। तो आपके कभी टेस्ट में कम नंबर आए तो डिसहार्टन होने वाली बात नहीं है, वो चेकर टू चेकर वेरी करता है, उनकी आंसर की भी वेरी करता है। बस खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं तरीका ठीक रख रहा हूँ। अगर मैं इंट्रोडक्शन फैक्ट एंड फिगर रिच रख रहा हूँ, कंक्लूजन ऑप्टिमिस्टिक फॉरवर्ड लुकिंग कर रहा हूँ, चैलेंजेस पॉइंट्स में लिख रहा हूँ, है ना, सोल्यूशंस माइक्रो डायग्राम में लिख रहा हूँ, हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ये अगर सारे क्वेश्चन इस तरीके से कर दिए तो बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। प्रीलिम्स का भी मैं बता देता हूँ। जो विजन का अभ्यास हुआ था, तो 3 अभ्यास होते हैं प्री से पहले ना। तो मैंने फर्स्ट वाला दिया था, तो उस दिन मैं बड़े स्ट्रेस में था, पहला ऐसे प्री का कॉम्पिटेटिव टेस्ट हो रहा था एक तरह से, तो मैं सो के नहीं गया ज्यादा खास, मैंने पेपर दिया, मेरे आए 50। मैंने कहा ये तो बहुत ही कम मार्क्स हैं, ऐसे तो प्री नहीं निकलेगा बिल्कुल भी। तो मैं काफी टेंशन में आ गया था कि भाई अब क्या करना है। सो उसके बाद अगले 2 हफ्ते मैंने अच्छे से अपना रिवीजन करा, अपने जो नोट्स बनाए थे उनको मैंने ढंग से किया। फिर उसके बाद अल्टीमेटली मैंने अच्छे से 8 घंटे सो के अगला पेपर दिया, तो उसमें मेरे आगे 100। तो फिर अगला भी दिया, उसमें आगे 95। तो अब 50 मार्क्स के बाद काफी लोग थे जो कह रहे थे हम ये अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं, कि वो अटेम्प्ट वेस्ट करना, अगले साल देंगे। बट रादर आप अपने ऊपर काम करो और उसमें ट्राई करो कि कम से कम टाइम में हमने मैक्सिमम आउटपुट देना है। तो आई थिंक इट विल वर्क आउट फॉर यू, क्योंकि प्री भी नॉलेज का टेस्ट तो एक तरह से है ही है, बट उसके अलावा वो काफी ज्यादा है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑन द स्पॉट कितना है ना। कई क्वेश्चन थे कि कीनिया में कोई जगह है बीड़ी बीड़ी, वहां पे माइग्रेट करके लोग आ रहे हैं, तो फिर वो वाला क्वेश्चन भी था कि कभी सुना नहीं हुआ था किसी ने भी कि क्या है। पर उस ऑप्शंस को अगर आप आज भी जाके 2022 को वो वाला क्वेश्चन ट्राई करोगे ना, ध्यान से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना कि वो क्या कह रहे हैं, तो क्वेश्चन निकल जाएगा। अब मोस्टली वो लोग छोड़ ही आए क्वेश्चन देख के कि नहीं करना, तो हमने ट्राई करते रहना है ना जब तक पॉसिबल है, कि क्वेश्चन हमने छोड़ के नहीं आना जब तक पॉसिबल है। और रीडिंग सब लोग पूछते हैं आप पेपर की कैसे करते हो, पहले तो यार जो भी क्वेश्चन आपका पक्का हो गया ना उसको साथ के साथ मार्क कर देना। इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं मेरा टाइम अभी वेस्ट हो जाएगा, बाद में भी उतना टाइम लगेगा, बल्कि बाद में आप गलती भी करोगे मार्क करते हुए, और क्वेश्चन छूट भी जाते हैं मार्क करने वाले बाद में, है ना। तो क्वेश्चन आपने साथ के साथ ही मार्क करने हैं। तो दूसरे, मैं पहले पेपर की फर्स्ट रीडिंग करता था, उसमें को पता था 20-22 क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं पक्के। उसके बाद मैं अब अगले रीडिंग में आ रहा हूँ, तो वो वाले कर लिए जो मुझे 60-70% श्योर से थे, तो वो मैंने थोड़े थोड़े करने शुरू कर दिए। फिर और गोले मार लिए जो अब डाउट वाले अभी भी रह गए। फिर थर्ड रीडिंग में आया हूँ, अब मैं 40-50% वाले कर रहा हूँ। फिर अगली रीडिंग में आया हूँ, तो बेसिकली 4 से 5 रीडिंग्स एक बार पेपर की होती रहती हैं। तो पहले वो वाले करते और साथ साथ मार्क करते रहो जो जो पक्के हैं, क्योंकि एक बार आपने जो क्वेश्चन मार्क कर दिया ना अपना 60% प्रोबेबिलिटी वाला भी कि यार लग रहा है ये कर देता हूँ, तो आप उस पर दोबारा सोचने नहीं आओगे, और सोचने आओगे तो आपका टाइम वेस्ट होएगा, बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो एक बार में मार्क कर दिया करो। पर ये सब प्रैक्टिस आप अपने मॉक पेपर जो करोगे और अपने PYQs करोगे, उसमें एक्सपेरिमेंटेशन करो और देखो कि आपके लिए क्या काम करता है ना। सो बेसिकली यही है। बाकी इंटरव्यू तो बहुत ही अलग गेम है ना। उसके लिए तो आप इंटरव्यू की ज्यादा चिंता नहीं करनी, वहां पे वो लोग बड़े पोलाइट लोग हैं, कुछ क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं, है ना, बड़े प्यार से आपकी बात सुनते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, इट इज योर ओपिनियन, वी रिस्पेक्ट दैट। बल्कि मॉक इंटरव्यूज में आपने देखा होगा काफी बार वो लोग बहुत ज्यादा ग्रिलिंग करते हैं, फाइनल में ऐसे नहीं होता है। ठीक है, मैं भी गया था मॉक इंटरव्यूज देने, मेरी भी ग्रिलिंग हुई थी, फाइनल में मैं भी हैरान था कि वो तो कुछ बोलते ही नहीं है। पर सबका यही रिव्यू रहा है जिनसे भी बात हुई है कि वो बड़े प्यार से रखते हैं, वो कुछ नहीं कहते हैं, बड़ा कंफर्टेबल फील कराते हैं, वो एक्चुअली जानना चाहते हैं कि भाई आपको लेना है सर्विसेज में कि नहीं, है ना। तो वो कोई दुश्मन थोड़ी है, वो आप ऐसे जाना है वहां पे कि सीनियर कोलीग्स हैं, उनसे हमने बातचीत ही करनी है बस। जो पूछते हैं उनको ऑनेस्टली जवाब दे दो। लाइन में भी 5 आंसर नहीं आते तो 5 में भी बोल दो ना, सॉरी मैम आई डू नॉट नो दिस एट दिस मोमेंट, तो बोलेंगे कोई बात नहीं, और वो साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। और यही एक बात मैंने सीखी थी इंटरव्यू की, बस एक ही इंपॉर्टेंट बात सीखी है कि जो क्वेश्चन नहीं आता सीधा आई डोंट नो बोल दो। अगर आप नहीं बोलोगे क्वेश्चन लटकता रहेगा, उनको लगेगा इसको नहीं आता है, आई डोंट नो बोलोगे, फटाफट अगले क्वेश्चन पे बात आएगी, बाय द एंड ऑफ द इंटरव्यू भूल जाएंगे कि इसने आई डोंट नो बोला था बीच में। और आई डोंट नो बोलना दूसरा ये खास बात है कि उसमें शोकेस होता है कि बंदा ऑनेस्ट है, ये झूठ बोलने की कोशिश नहीं करता, जहां नहीं आता है मान लिया, अब नहीं आता तो नहीं आता, है ना। उससे मेरी पूरे नॉलेज के ऊपर थोड़ी वो लग गया कि इसको नहीं आता कुछ। अब प्री मेंस निकाला तो उनको पता है इसको आता तो होगा ही, बट ऑन द स्पॉट कई बार कोई फैक्चुअल चीज नहीं पता होती, तो वी कैन ऑलवेज से कि नहीं पता। मेरे से पूछा था कि एग्जैक्ट नंबर बता दो कि कितने लोग कोविड से मरे हैं इंडिया में।
अब मेरे को पता था कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इंडिया ने कुछ कहा है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ कहा है, तो मैंने बोला सॉरी सर, आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट नंबर। तो वो कहते हैं यार कि कोई बात नहीं, इंडिया ने कुछ कहा है, उसने खुद ही बोल दिया अगले में, इंडिया ने कुछ कहा है, बाहर वाले कुछ कह रहे हैं, आपके हिसाब से एग्जैक्ट नंबर क्या है? तो मैंने कहा सॉरी सर, आई वुड अगेन लाइक टू से कि आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट नंबर एट दिस मोमेंट। कह रहे चलो आप एक गेस ले लो, मैं आपको वैसी रैंडम गेस देता हूँ। तो मैंने वैसे ही बोल दिया सर, इट कुड बी इन द रेंज ऑफ maybe a few lakh to maybe a few million, but sir again I am not very sure। कह रहे चलो if you're not very sure then I will just let it be। मैंने कहा ठीक है सर। तो उसको भी पता चल गया कि वो नहीं रिस्क ले रहा बंदा आगे वाला, और नहीं पता तो नहीं पता, वो कुछ नहीं कहते, बड़े खुश रहते हैं। मॉक इंटरव्यूज देना आराम से, 8 से 10 से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। प्री के भी फुल लेंथ टेस्ट अब पूछते हैं कि कितने देने चाहिए, टोटल 15 दिए थे मैंने फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, क्योंकि अगर आपने खुद भी कभी मॉक पेपर दिया हो तो आपको पता है मॉक पेपर देने में इतना टाइम नहीं लगता जितना उसको चेक करने में लगता है, ठीक है। अगर हमने 1.5 घंटे में टेस्ट किया तो 2 घंटे उसे चेक करने में लगते हैं, चेक करके उसके आंसर्स पढ़ के समझने में, ठीक है। तो वो इतना ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे उसमें कि हमने बहुत ही सारे टेस्ट करने हैं, हम लोग 15 टेस्ट कर लेंगे और वो 15 टेस्ट के आंसर्स अच्छे से देख लेंगे। जो उन आंसर्स में हमारे पक्के पक्के क्वेश्चन गलत हुए हैं या कोई नई बात है वो अपने उन्हीं नोट्स में ऐड कर लेंगे जो हमने पहले बना रखे हैं कंपाइल करके, ठीक है। तो 15 टेस्ट हो गए, 1500 क्वेश्चन हो गए, तो इतने ही करेंगे। प्लस हमने जब सारे सेक्शनल पेपर्स भी अपने रिवीजन के साथ साथ करे और उनकी गलतियां भी ऐड करी है तो वो काफी बेनिफिट है। अगर आप 10-10, 20-20 हजार क्वेश्चंस की कोई कंपाइलेशन करने लग जाओगे तो काफी क्वेश्चंस उसमें रिडंडेंट होंगे जो यूजफुल नहीं है। प्लस उसमें ऐसा है कि आप उनके फिर सोल्यूशंस के साथ जस्टिस नहीं कर पाओगे, है ना। तो हमें तो अपना मटेरियल कंसाइज रखना है और समझना है बात तक, है ना। जो क्वेश्चन नहीं आते उन पे हमें ज्यादा फोकस करना है। 10,000 करेंगे उसमें से 8,000 आते ही होंगे, 2,000 गलत होंगे, तो वो 8,000 पे क्यों टाइम वेस्ट करना जो आते हैं। तो अपना सिलेक्टेड रखो, 15 से 20 टेस्ट करो, है ना। मल्टीपल जगहों के कर लो, एक जगह के कर लो, जहां की भी पसंद है वो कर लो, कोई उसमें इशू नहीं। पर हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना कि नहीं यार मुझे आता ही है, क्योंकि मैंने अगर आपने पढ़ाई करी है तो करी है फिर, है ना। इसमें वो नहीं कोई करना यार मुझे ही नहीं याद आ रहा, क्योंकि सबको पेपर से एक दिन पहले कुछ नहीं याद रहता। तो ये है बातें। बाकी आप लोग पूछो, कुछ पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कोई इशू नहीं है। यार सो ऐसा था कि जब मैं एमबीबीएस में आया, मेरे जो दीदी हैं वो भी डॉक्टर ही हैं, है ना, पीजीआई चंडीगढ़ में ही है। सो मैंने उनका देखा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा था, तभी मैंने एमबीबीएस में आया मैं। बट एक टाइम बाद जब मैंने उनका रियलाइज करा कि जो पेशेंट्स मेरे हॉस्पिटल में भी आ रहे हैं, वहाँ दीदी का भी ऑब्जर्व करा, तो उसमें ऐसा था कि 50% जो पेशेंट्स है ना वो इसलिए आ रहे हैं कि उनको पीने का पानी ठीक नहीं मिल रहा, सैनिटेशन ठीक नहीं है, एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। और ये जेन्युइन बात है, क्योंकि जो भी आ रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीज से आ रहे हैं, है ना। मलेरिया इतना है तो मलेरिया सीजन में जाओ, इमरजेंसी में बिल्कुल चलने की भी जगह नहीं, क्योंकि वहां पे ठीक कंडीशंस नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक नहीं है। तो ये सब चीजें कैसे ठीक हो सकती है? एडमिनिस्ट्रेशन से। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर जिसका थोड़ा सा मेडिसिन का एक्यूमेंट है, मुझे लगा कि मैं इस हेल्थ वाले स्फीयर में ज्यादा बेटर काम कर सकता हूँ। प्लस कोविड आ गया, कोविड में मैंने देखा कि सैनिटाइजर्स का इतना कुछ, काफी वो भी आते थे कि भाई काफी ब्यूरोक्रेट्स को ही नहीं पता सैनिटाइजर्स का, और ये सब काफी बातें होती थी हमारे हॉस्पिटल। मैंने खुद देखा है कि डॉक्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स की इतनी ज्यादा इंटरेक्शन होती थी, वो इकट्ठे मीटिंग्स में बैठते थे, डिस्कशन करते थे कैसे प्रोसीड करना है आगे। देन अगेन मेरे एक सीनियर थे कॉलेज के, वो भी डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर कांगड़ा है, डॉक्टर निपुण जिंदल, तो उनको नेशनल प्राइज भी मिला कोविड में, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन करी उस टाइम पे। तो मेरे को लगा अगेन ऐसे कोई पैंडेमिक जैसी कोई चीजें आई तो जो डॉक्टर होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, मे बी वो थोड़ी सी बेटर कुछ इनपुट दे सकता है उसमें। तो ये दोनों चीजें ने मुझे मोटिवेट किया था, तो मैंने इसलिए फिर सिविल सर्विसेज में आने का ट्राई किया कि आना चाहिए। इसके अंदर 2 फायदे हैं। कोई आपसे पूछे कि क्यों आईएएस बनना है, पहले तो अगर वो जरूरी बंदा है तो बताओ, नहीं जरूरी है तो बोलो जब बनूंगी तो बताऊंगी, है ना। हर एक को क्यों बताना है हमने, हम आंसरेबल नहीं है हर एक को बताने को, है ना। बस आपको खुद को पता होना चाहिए और एक रीजन होना जरूर है, क्योंकि 2 तरह की मोटिवेशन होती है, एक एक्सटर्नल है, एक इंटरनल है ना। एक्सटर्नल मोटिवेशन है कि आपने यार कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली, है ना, आपने किसी एकेडमी की वीडियो देख ली, आपने कुछ देख लिया तो आप मोटिवेट हो गए 2 दिन के लिए, तो तीसरे दिन तक वो काम नहीं करती। तो इंटरनल मोटिवेशन है जब आप सोचो ना कि एक्चुअली मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम, कि मेरे एक पेपर देने से मैं सोसाइटी में इतना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि ये जो सारे लोग हैं इनकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो फिर उस वाली मोटिवेशन से जब आप आओगे ना तो आपको फटीग वगैरह काफी हद तक चला जाएगा। ये बात कहने में ऐसा लगता है कि आइडियलिस्टिक है, बट एक्चुअली में अगर आप सोचो ना कि हमें कई लोगों को लगता है कि नहीं यार ये तो सिर्फ बैठने वाली बात है, बट नहीं। जब मैंने एथिक्स भी पढ़ा, मैंने एग्जाम्पल्स पढ़े उसके अंदर कि कैसे सिविल सर्वेंट्स कर रहे हैं,
कोई स्कीम लेके आ रहे हैं कि ये पूरा बीच साफ करवाना है, ये पूरा तालाब साफ करवाना है, तो जो भी इसको साफ करेगा उसको बिरयानी खिलाएंगे और फिर भेजेंगे, 2 दिन के अंदर सारा तालाब साफ हो गया। तो मतलब ऐसी ऐसी चीजें, इनोवेशन हम लोग लेके आ सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये सब बातें सोच के मैं बड़ा मोटिवेट होता था। तो जब भी मेरे को लगता था लो यार कि नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं, या कुछ हो रहा है कि गलती कर दी यार ये करके, इससे तो अपना एमडी कर लेते हैं एमबीबीएस के बाद वाला, तो मैं सोचता हूँ कि एक ज्यादा इम्पैक्ट, एक ज्यादा प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करेगा सर्विस प्रोवाइड करने का, है ना, थोड़ा ज्यादा डायनामिक भी रहेगा। मुझे पर्सनली थोड़ा ओपीडी और इमरजेंसी में डेली जाने से लगता था कि यार सेम ही जगह पे डेली डेली जाना मुझे उतना थोड़ा मोनोटोनस भी लगता था। एट द सेम टाइम मुझे लगता था बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है कि पेशेंट को हम लोग दवाई दे सकते हैं, है ना, बट मुझे पता नहीं पेशेंट खरीद पाएगा कि नहीं, मुझे ये नहीं पता दवाई जो खरीदेगा एक्सपायर्ड है कि नहीं, कहीं होर्डिंग तो नहीं हो रही है, वैक्सीन में दे रहा हूँ वो तो नहीं एक्सपायर्ड है, कुछ भी नहीं पता मेरे को कि पेशेंट क्यों आ रहा है मेरे पास, मैं उसको भी नहीं ट्रीट कर सकता, मैं सिर्फ पेशेंट को दवाई दे सकता हूँ कि भाई तू ठीक हो जाए, है ना। तो फिर मुझे लगा कि ये वाला रोल अच्छा है, क्यूरेटिव है, बट मेरे को था थोड़ा प्रिवेंटिव साइड पे जाने का ज्यादा वो था कि मैं रूट कॉज पे ही आ जाऊं तो वो ज्यादा बेटर है, तो इसलिए मैं इधर आया था। तो आपका भी अपना रीजन होगा, नहीं है तो ढूंढो, है ना, और उस पर थोड़ा थोड़ा काम करो। तो किसी अभी आपका कितने साल की ग्रेजुएशन है टोटल? 3 इयर्स की है ना, सेकंड में हो आप अभी। तो अभी तो आप करना कि आप अपना जैसे एनसीईआरटीज है 11th-12th वाली, हाँ एक और 6 to 10 की एनसीईआरटीज मैंने कभी नहीं पढ़ी, है ना, सिर्फ 11th-12th की पढ़ी थी, क्योंकि 6 to 10 वाली मुझे लग रहा था बहुत ज्यादा रिपीटेटिव होती है और बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगी वो इतनी सारी 40 एनसीईआरटीज पढ़ने में। 11th-12th वाली में सारा कुछ कंपाइल करके दिया हुआ है। इन केस आपको लग रहा है 11th-12th वाली नहीं समझ आ रही है तो यू कैन मे बी गो कि 1 साल नीचे वाली पढ़ ली, नहीं आ रहा तो 1 साल नीचे वाली पढ़ ली, बट 11th-12th वाली में सब कुछ है। तो आप एनसीईआरटी से शुरू करना है 11th-12th वाली, फिजिकल ज्योग्राफी की ये सब वाली। आप कहीं पे डेमो क्लासेस लो कोचिंग पे, अगर आप यहाँ कोचिंग में एनरोल हो, यहाँ क्लासेस लगाओ आराम से अपना, साथ में आपने डेली का क्लास लगाया, उसके बाद आप अपना जितना सेल्फ स्टडी कर सकते हो करो, है ना। कॉलेज अगर जितना अगर आपको लगता है कि भाई अटेंडेंस का इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट सीन नहीं है तो ट्राई करना कि उतने टाइम सेल्फ स्टडी कर लेना जितना टाइम कर सकते हो। तो फिर उसके बाद ये वाला साल आपने अपना सिलेबस कवर करना है, चाहे कोचिंग से, चाहे यूट्यूब से, चाहे जहां से भी, एक बार आपने सिलेबस कवर कर लिया, साथ साथ में अपना स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत तो मिनिमम पढ़ ली इस साल में। जैसे आज मॉडर्न हिस्ट्री का कोई लेक्चर हुआ, आपने पढ़ाई करी, आज ही वो चैप्टर पढ़ लिया और जैसे मैंने बताया कंबाइन कर लिया। थोड़ा सा टीडीएस प्रोसेस है, मुश्किल लगेगा बट जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में अब आपने रिवीजन स्टार्ट कर देनी है अपनी, ठीक है। अब आपने अपने जैसे अगर आपने इस साल एक सब्जेक्ट को 2 महीने लगाए या 1.5 महीने लगाए हैं तो अगले साल आप 20 दिन लगाओगे। और ऐसा भी नहीं है कि इस साल आपने बस आज मॉडर्न हिस्ट्री कर लिया तो अब करोगे ही नहीं पूरे साल। बीच में जहां आपको लगता है कि टाइम है ऑपरच्यून सा कि यार हाँ थोड़ा सा मेरे को लग रहा है करना है, तो 15 दिन रात को सोने से पहले 1 घंटा आपने स्पेक्ट्रम पढ़नी शुरू कर दी, कुछ तो कवर होएगा। लक्ष्मीकांत भी ऐसी बुक है जिसको आपको बार बार करना पड़ेगा। तो मेरा ऐसे होता था ना, क्योंकि मैं जैसे 3 महीने बाद दोबारा पढ़ने लगता था, तो फिर फंडामेंटल राइट ड्यूटी डीपीएस भी पढ़ लिया, फिर अब तो जी नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया तो छोड़ दिया, नया सब्जेक्ट करा, फिर दोबारा लक्ष्मीकांत उठाई, फिर से पहले 4 चैप्टर पढ़े, फिर कुछ हो गया। तो स्टार्टिंग वाला तो बहुत स्ट्रांग हो गया था, एंड वाला वीक रह गया था, तो इसलिए वो एंड वाला पार्ट फिर अलग से दोबारा करा। तो अगले साल आप क्या करोगे, अगले साल आप अपना ये रिवीजन करोगे, प्लस अपना सेक्शनल टेस्ट दोगे, उनकी गलतियां ऐड करोगे और अपने नोट्स को रिवाइज करोगे, ठीक है। और अगले साल जो आपका ये जुलाई वाला ये वाला फेज होएगा उसमें आप शुरू कर दोगे आंसर राइटिंग, ठीक है। अगर आपको इस साल भी करनी है तो कर सकते हो, बट इस साल सिलेबस ही खत्म हो जाए ढंग से, वो भी अच्छी बात है। फिर अगले साल आप आंसर राइटिंग अपनी अच्छे से स्टार्ट करना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, पीवाईक्यूज उसमें 2 साल के सॉल्व करना, और साथ साथ आपके जो अपने वो हैं मॉडल आंसर्स हैं और जो टॉपर्स कॉपीज हैं वो भी साथ साथ लेके चलना। फिर बाय द टाइम आपको अक्टूबर नवंबर वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपने जो अपने स्टार्टिंग का रिवीजन करा था फिर से आप प्री वाला रिवीजन करोगे, और उस रिवीजन के बाद आप प्रीलिम्स, अगर आपका उस साल प्रीलिम्स बनेगा कि नहीं बनेगा, 26 में बनेगा, तो आपके पास उसके बाद भी एक और साल है, तो फिर आप आराम से, कोई बात नहीं, उसके बाद भी फिर रिवीजन ही करते रहना। पर ये आपका 2 साल का प्लान है कि इतना काम होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा है कि यार स्पेक्ट्रम में ना हर चीज का नोट्स नहीं बनाना, उसमें मैंने कुछ कुछ चीजों के नोट्स बनाए थे। जैसे एक तो मैंने बनाया था सबसे पहले एक चार्ट, ठीक है, मतलब ऐसे पिन पेज के ऊपर कि ऐसे बीच में बना दिए थे 4 कॉलम कि बैटल, फॉट बिटवीन, इंपॉर्टेंट इवेंट्स और कौन सी ट्रीटी से एंड हुआ था। तो इसमें सारी बैटल्स जो थी क्रोनोलॉजिकली लिख दी मैंने,
फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड कर्नाटिक वॉर, प्लासी, बक्सर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर, एंग्लो मराठा, सारे मैंने ऑर्डर में लिख दिए। किसके बीच में फाइट हुई थी, कौन से ईयर में फाइट हुई थी, इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट जैसे थर्ड कर्नाटिक वॉर में बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश हुई थी वो लिख दी, और एंड में कौन सी ट्रीटी से वो खत्म हुई थी। अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा प्री में। ठीक है, तो ये वाली चीज हमने कर ली एक्सरसाइज। अब ये मैंने नोट्स रख ली है, मैं रिवाइज करूंगा, 2-4 पेज ही है। इसके अलावा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके नोट्स बनाए थे। पेजेंट रिवोल्ट्स, ट्राइबल रिवोल्ट्स जो बहुत ज्यादा मुश्किल लगते थे। चार्टर एक्ट जो आज तक नहीं याद है मुझे, तो वो वाले अलग से नोट्स बनाए थे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो मुझे टॉपिक्स मुश्किल और ज्यादा ऐसे लगता था कि मैं भूल जाऊंगा, उनके ही मैं नोट्स बनाता था। बाकी ऐसा था कि स्पेक्ट्रम तो मुझे बड़ी प्यारी सी बुक लगती थी कि उसकी जो एडवेंट ऑफ यूरोपियन से स्टार्ट करनी है पढ़ने, 1857 तक पढ़ जाओ, तो वो बहुत अच्छी स्टोरी बुक जैसी लगेगी। उसको आप 4-5 बार ऐसे ही कैजुअली पढ़ लोगे ना तो याद हो जाएगी। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मुश्किल है, चाहे आपको अगर लगता है भाई मुझे तो रिवोल्ट ऑफ 1857 मुश्किल लगता है, मुझे कांग्रेस सेशन मुश्किल लगता है, तो उनकी नोट्स बना लो। जो आपको मुश्किल लग रहा है उसके नोट्स बना लो। ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जो आपको एक बार पढ़ के लग रहा है यहाँ से भाई आसान है उसका वो करना है। बट मैंने ये 5-6-7 टॉपिक्स के ही नोट्स बनाए थे उसमें से, है ना। किस में प्रॉब्लम आ रहा है? बिल्कुल, जो दिक्कत वाला है उसका नोट्स बनाओ। जो दिक्कत वाला टॉपिक है, बल्कि उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि भाई मैं 2 सोर्स और पढ़ लेता हूँ कि उस टॉपिक पे क्लैरिटी आ जाए, उस टॉपिक का मैं नोट बना लूंगा, है ना। बट ये नहीं कि हर एक चीज का ही वो कर रहे हैं। जैसे अब आपको किसी को होता है कि भाई मेरे को नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट वाला नीर रीर का कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझ आ रहा है, तो कहीं भी पूछो, किसी टीचर से पूछो, नेट पे ढूंढो, उसको एक्सटेंसिवली कर लो। जो आपको एक बार में समझ आ गया वो फिर रहने दो, है ना, वो उतना ही बहुत है, फिर उसमें कुछ ज्यादा नहीं करना। तो ये है। तो यही है, हर एक की यार अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनेगी एंड में ना। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो आप ये 100 क्वेश्चन वाली स्ट्रेटेजी फॉलो कर पाओगे। सबका अपना अलग अलग है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्या चीज होनी चाहिए? नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है यार। तुम ना नेट पे भी सर्च कर लेना, तुम्हें इतने सारे मिल जाएंगे ना ब्यूरोक्रेट्स, है ना, जिनके परसेंटेज बहुत ही कम थे। मैं बताता हूँ, इस बार भी मेरे साथ काफी लोग थे। कई हैं कि भाई उनकी ग्रेजुएशन में सप्लियां आई हैं, कई हैं कि भाई 12th में बहुत कम परसेंटेज थे, कोई कहते 10th तक तो हम बिल्कुल ही बैक बेंचर थे भाई। तो वो ऐसे होता है, इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि यूपीएससी, अब आपने ये भी देखा होगा इतने सारे लोग आईआईटी के पेपर देते नहीं भी निकलता है ना। तो वो कोई ऐसे वो कोई वो पैरामीटर नहीं है ग्रेजुएशन। यूपीएससी बिल्कुल अलग चीज है, वो अलग अलग चीजों से बंदे का हर एक एस्पेक्ट टेस्ट करता है। प्रीलिम्स में एनालिटिकल चेक करेगा, मेंस में डिस्क्रिप्टिव और आप कितनी ज्यादा क्लियर माइंड से चीज लिखते हो वो करेगा, इंटरव्यू में ऑन द स्पॉट आपकी कितनी अवेयरनेस है वो देखेगा। तो तीनों फेजेस बिल्कुल अलग है। तो ऐसा कोई भी 10th के पेपरों में तो कुछ भी नहीं है, बंदे ने रट के आंसर लिख दिया तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है ना। नहीं, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, जिसमें बोलो। और हिंदी में भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शुद्ध हिंदी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मोड ऑफ इंटरव्यू पूछते हैं हिंदी और इंग्लिश, आप इजीली हिंदी बोलो। सारे पैनल मेंबर्स को हिंदी आती है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको नहीं आती। नहीं आती तो इंटरप्रेटर बैठा होता है, पर सबको आती है। हिंदी भी ये नहीं है कि बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत ऐसी भी है कि आपने अर्थव्यवस्था की जगह इकोनॉमी बोल दिया तो कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हो, काफी लोग करते हैं। काफी लोग इंग्लिश मीडियम चूज करके भी बीच में हिंदी आ जाती है उनकी बाहर, तो वो भी कुछ नहीं कोई कहता। ठीक है, तो इतना उसको हार्ड एंड फास्ट नहीं लेना हमने। वहां पे बस अपना कैजुअल रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, कूल रहना है, और आपके अपने आप कोई गलती होएगी भी नहीं फिर, है ना। पर आप हिंदी ले लो आराम से, कोई नहीं है। मोड ऑफ मेंस और मोड ऑफ इंटरव्यू कैन बी डिफरेंट। इंग्लिश में मेंस, हिंदी में इंटरव्यू कैन बी देयर, और लोग करते हैं। यार उसमें ऐसा है कि अभी तो 1 अगस्त से स्टार्ट होएगा। सो पहले 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स है जिसमें सारे लोग इकट्ठे आएंगे। उसके बाद फिर 22 वीक्स का होता है आईएएस का ट्रेनिंग। तो जैसे अगर 1 अगस्त से है तो मे बी बाय अप्रैल एंड वहां पे ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। फिर जैसे आईएएस है तो 1 साल का डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग चलेगा, जो आपका स्टेट है वहां पे आपको अलग अलग पोस्ट पे लगाया जाएगा, कभी एडीएम, कभी एसडीएम, कभी कुछ, सब कुछ दिखाएंगे। फिर उसके बाद आपका मसूरी में फिर से फेज 2 होएगा, 2-3 हफ्ते का, ऑलमोस्ट 1 महीने का ही हो जाता है दूसरा फेज 2। फिर उसके बाद आपको परमानेंट चार्ज मिल जाता है।
आईपीएस का थोड़ा सा लंबा चलता है ट्रेनिंग, 1-2 महीने, बट मोर और लेस बाकी सबका सिमिलर ही रहता है। यार लगता था बहुत, कोविड में था तो हमारे तो स्पेशल ड्यूटीज लग गई थी वहां पे। तो फिर उस टाइम मेरे को लगता था कि मेरे साथ वाले अपने एमडी की तैयारी कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी इतना अनप्रिडिक्टेबल है, किसी को देखा नहीं आसपास निकलते हुए, तो पता नहीं निकलेगा कि नहीं, गलत चॉइस ले लिया, वापस शिफ्ट हो जाते हैं। बट अब मैंने फिर स्टार्ट कर लिया था तो अब मैं वापस भी नहीं जा सकता था, तो मैं कर रहा था। तो बीच बीच में ऐसे दिन जरूर आते हैं जब लगता है कि भाई नहीं निकलेगा पेपर, बट आपको अपने अंदर एक थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस रखना है कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसका नहीं निकल सकता, पर अगर मैं मेहनत करूंगा तो पेपर निकलेगा जरूर। और अगर ऐसे में कभी लो लगता है या कुछ होता है ना, तो अपने कुछ फ्रेंड से बात कर लिया करो। मैं घर वालों से बात कर लेता था, मैं अपने फ्रेंड से बात करता था। मेरे मोस्टली नॉन यूपीएससी वाले फ्रेंड्स ही थे जो कॉलेज में थे, तो मैं उनसे ही बात कर लेता था। वही बोलते थे कि कोई नहीं यार, तू चिंता मत कर, निकल जाएगा। जबकि उनको तो पता भी नहीं है कि निकल जाएगा, बट वो ऐसे ही कह देते थे तो खुश हो जाते थे कि चलो कह रहे हैं तो ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे ही बंदा खुश हो जाता है। तो ऐसे ऐसे करके करो। बाकी वही मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन वाली बात करी थी। एक्सटर्नल मोटिवेशन देख लो जो पर्टिकुलरली लो पॉइंट है, और फिर जब आप थोड़े थोड़े लो फील कर रहे हो तो अपनी इंटरनल मोटिवेशन याद रखो कि यार मैं अगर आ गई सर्विस में तो मैं क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हूँ, है ना, और मैं करूंगी भी। तो उस चक्कर के लिए आओ कि मैंने ये काम करना है और अच्छे से करना है, तो इसलिए मैं आऊंगी और मैं डिजर्व करती हूँ, क्योंकि मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि मैं ये चेंज ला सकती हूँ। तो ये बात है। ऑप्शनल एथिक्स ऐसे में, यार क्वालिफाइंग तो ऐसे मुझे नहीं पता, पर अगर क्वालिफाइंग वाली बात है फिर सिलेक्शन नहीं होएगा। हर एक में नंबर तीनों में एक एवरेज अमाउंट तो चाहिए ही है। कि मैं बोलूं कि एसए में 110, 100, 110 तो चाहिए ही है मिनिमम, है ना। एथिक्स में भी अपने को 100 प्लस चाहिए ही होंगे। ऑप्शनल में भी ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को 253 है, बट ऑन एन एवरेज मैं बोलूंगा 280 प्लस तो चाहिए ही है। तो ये तीन तो चाहिए ही है। अब क्वालिफाइंग एज सच कितना है यार मुझे पता नहीं है, पर क्वालिफाई सब में होना ही पड़ेगा यार सिलेक्शन के लिए, है ना। अगर कि हाँ चाहिए ही होंगे यार। इंग्लिश हिंदी है क्वालिफाइंग पेपर यार, उसके अंदर तो हमें करना है, बट वो इजी होते हैं, उनमें इतना कुछ नहीं है। हिंदी का भी ऐसी है कि ट्रांसलेशन होता है कि इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, और पैसेज, उसके अंदर ही सारे नंबर कवर हो जाते हैं। तो पर्यायवाची, विलोम, ग्रामर सिर्फ 10 नंबर की रह जाती है शायद। तो उन्हें भी पता है कि इनको ज्यादा नहीं आता, तो वो थोड़ा उसमें हमें एडवांटेज दे देते हैं। तो उसको खत्म कर देंगे पहले यार। तो 5 दिन और ले लेंगे। फिर वो ऐसे ही करना पड़ेगा, फिर अगले में हम लोगों को अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। मान लेंगे पहले 5 दिन पढ़ाई नहीं हुई, है ना। अगर वो छोड़ देंगे ना तो वो हमेशा के लिए छूट जाएगा फिर, है ना। अगर उसको अभी नहीं करा तो रह जाएगा। तो मेरे को तो पता था कई बार ना, बंदे को 10वें 12वें दिन पे ही पता चल जाता है कि मेरा 15 दिन में कवर होएगा कि नहीं। तो मेंटली बंदा प्रिपेयर कर लेता है कि चल यार अब 20 दिन कर लेते हैं इसके लिए ना हम। तो ये है। यार मैं तो बोलूंगा पहले कर लो। मेरे को तो ग्रेजुएशन का याद याद सा था, तो मेरा 1 सवा महीने में ऑप्शनल कवर हो गया जैसे तैसे। बट आपको मैं बोलूंगा कि जितना पॉसिबल है ऑप्शनल तो ट्राई कर लो कि कर ही लेना है हमने पहले। स्पेशली अगर आपका कोई न्यू सब्जेक्ट है जो आपका ग्रेजुएशन से लिंक नहीं है, क्योंकि प्री के बाद 3 महीने में जीएस भी हमने 1.5 महीना करना है। तो 1.5 महीने में ऐसा कोई ऑप्शनल नहीं है अगर आपका ग्रेजुएशन ना हो कि वो कवर हो जाए। ग्रेजुएशन है तो मे बी यू कैन टेक दैट रिस्क, बट अगेन एक बार बस यूपीएससी का सिलेबस और पीवाईक्यूज देख लेना। अगर आपको लगता है मेरे ग्रेजुएशन वाले क्वेश्चन ही आ रहे हैं और मैंने पढ़े हुए हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर पहले करना पड़ेगा थोड़ा सा। यार हिंदी का मुझे पता नहीं है, पर मैं पूछ के ना अपने किसी से पूछ के अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, है ना। डॉक्टर आदित्य शर्मा के नाम से टेलीग्राम चैनल होगा। मैं पूछ दूंगा किसी से, किसी किसी का हिंदी मीडियम से इस बार क्लियर हुआ हो ना, कि वो कौन से न्यूज़पेपर पढ़ते थे वैसे। यार सनसेट टीवी मैं देखता था, है ना। उसके जो बिग पिक्चर और ये सब डिबेट्स होते थे तो मतलब इंटरेस्टिंग भी थे, मजा भी आता था। कुछ कुछ नई नई बातें पता भी चल जाती थी। तो वो ऐसे था कि एक ही दिन बैठ के मैं लगातार 4-5 देख लेता था कई बार, फिर अगले हफ्ते देखी ही नहीं।
तो ऐसे थोड़ा मिक्स एंड मैच सा था, तो जब मौका मिले देख लो, है ना, वो ठीक रहता है। नहीं, नोट्स तो मैं नहीं बनाता था उनके यार, रीडिंग की तरह ही था, बाकी कंपाइलेशन करता था। बट अगर आपके पास टाइम है और आप कर सकते हो तो उसमें नुकसान तो कोई नहीं है नोट्स बनाने में, मुझे पता है टाइम बहुत लग जाता है उसमें, तो इसलिए बेटर है कि वैसे ही कर लो। ठीक है सर। नहीं क्या, चलो लास्ट कर देते हैं, क्या है क्वेश्चन? यार देखो, डीमोटिवेशन और सेटबैक्स तो आते रहते हैं, है ना, ये तो पेपर कभी नहीं निकला, अगर पेपर वाला ही इशू है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पेपर तो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, 4 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन मेरे गलत हो जाते तो मेरा प्री ना निकलता, मेरा रिजल्ट ही ना आता। तो ये सब सेटबैक्स तो चलते ही रहते हैं, तो इसको हमने दिल पे नहीं लगाना, रादर कि हमने उन चीजों से कुछ सीख के आगे बढ़ना है, ये हमारे अंदर होना चाहिए। और आपने अपने पास से ज्यादा अपने फ्यूचर का सोच के हमेशा आगे काम करना है। तो अगर आप अपने प्रेजेंट को अपने पास्ट से अफेक्ट होने दोगे तो आपका फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। तो आपको ये ट्राई करना है कि यार हमने अपने पास से सीखना है कि चलो कोई बात नहीं, जो हो गया क्लीन स्लेट है। पहले आपको भी पता चलेगा अपनी पहले वाली परफॉर्मेंस में और आज वाली परफॉर्मेंस में कुछ तो फर्क आया ही होगा, तो धीरे धीरे वो फर्क डाल के अपना फ्यूचर बेटर करेंगे। तो यही है, तो सेटबैक से वो नहीं करना, बहुत लोग हैं 6th अटेम्प्ट में निकालते हैं, 5th में निकालते हैं, ऐसा कोई वो इशू नहीं है। तो जस्ट हैव होप, है ना, और मेहनत करते रहो तो उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना। So guys, be seated. Thank you so much, sir. Okay, so guys, now it's time. We would like to just welcome on stage our CSAT faculty here. Okay, तो वो बस ज़्यादा time नहीं लेंगे आप लोगों का. Okay, so we have got few more guests on board with us to interact with you all. So here we have our CSAT faculty ma'am. Okay, she's Pooja Yadav ma'am, and she has qualified for the IBPS and the Bank PO exams. Okay. So one by one, we'll have everyone on board with us, and she's going to teach you about or tell you about the CSAT things and everything. Okay, यानी कि English comprehension, maths, reasoning, verbal, non-verbal, analytical, okay, and everything. Okay, so guys, handing it over to Pooja ma'am. Thank you so much. अभी 27 को फिर एक कंडीशन मिलवाएंगे, फिर 28 को भी मिलवाएंगे और 25 को भी मिलवाएंगे, लगातार मिलवाते रहेंगे। मतलब सेमिनार आपको नहीं होगा ज़्यादा, लेकिन वैसे आपको बैठ के वैसे आप ले सकते हैं क्लासेस। और इसके बाद हम और भी आपके लिए प्लान किया है हमने कि जैसे ये ट्रेनिंग में जा रहे थे तो आफ्टर 1 मंथ ऑफ ए ट्रेनिंग हम लोग लगातार चल के इनसे खुद मिलेंगे, वहाँ पर 50 स्टूडेंट्स रहेंगे जो वहाँ पर आएंगे, बाहर निकल के एंट्री अंदर वीडियोग्राफी नहीं होती है, बाहर आएंगे, बाहर हम आप लोगों से मिलवाएंगे। ठीक है, और हमारी फैकल्टी है अभी पीछे बैठे एक एक करके हम इंट्रोड्यूस करते जाएंगे और वो आपको चीजें बताएंगे कैसे क्या, वो भी आपकी बहुत हेल्प तो वही करना है। ठीक है, इनका तो हो गया जर्नी बात, सिर्फ आपको बता सकते हैं कैसे क्या है। अब ये मैं सीसेट ले रही इंग्लिश मीडियम में बुलाएंगे। Hello everyone, am I audible? I'm your Pooja ma'am. I will teach you CSAT. I will teach you reasoning, quant, comprehensive, all. Okay? तो चलिए मैं आपको एक बात बताती हूँ. I read it somewhere. To achieve whatever you want to achieve in your life, you have to give 12 to 15 months of your life. Okay? You have to give full dedication, full concentration. Okay? तो अगर आप चाहते हैं किसी भी चीज को, चाहे बी इन योर एग्जाम, योर जॉब, योर बिजनेस या फिर आपकी जॉब में कोई भी चीज हो,
बस आपको 12 से 15 मंथ्स देने हैं फुल डेडिकेशन के साथ, ओके? तो आप वो चीज 100% अचीव कर लोगे। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप उसको 12 से 15 मंथ में अचीव करना चाहते हैं, फिर 2 to 3 years देना चाह रहे हैं, ठीक है? वो आपके डेडिकेशन, आपके फोकस पे डिपेंड करते हैं। ये जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, आप एक ड्रीम, एक सपना, एक होप लेकर आए हैं कि एक एग्जाम है, इसको निकालना है, बस लाइफ सेट है ना? ये सपना आपका है, आपके पेरेंट्स का, बस आप लोगों का नहीं, ये हमारा भी है। क्योंकि अगर आप क्वालिफाई करेंगे, जब आपका एग्जाम निकलेगा तभी तो हम बढ़ेंगे, ठीक है? तो हम आपकी इस जर्नी में थ्रू आपके साथ रहेंगे, आपको गाइड करेंगे। मैं आपको हर एक चीज बेसिक से पढ़ाऊंगी, एकदम 0 लेवल से, लाइक ABCD जो होती है ना, मैं आपको वो कराऊंगी, ठीक है? जब वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम ट्रिक्स पे जाएंगे। तो आपको अपना आज ही आप मतलब एक इसको मेरी रिक्वेस्ट मानिए या फिर एक मेरी एडवाइस की तरह लीजिए इसको, कि आपको मेरे साथ बने रहना है, ऑनेस्टी के साथ, ठीक है, और फुल डेडिकेशन के साथ। तो हम ये एग्जाम जरूर क्लियर करेंगे। एक एग्जाम है, एक मंजिल है, बस उसके बीच में क्या है, एक लंबा सा रास्ता है, लाइक 1-1.5 साल का, ठीक है? अगर आप उसको अच्छे से हमारे साथ, मेरे साथ, बाकी फैकल्टी के साथ, हमारे गाइडेंस के साथ उसे करते हैं तो आप पक्का उसे क्लियर कर लेंगे। तो बाकी चीजें मैं आपको क्लास में बता दूंगी जब भी हमारी क्लास होगी, लाइक 1 अगस्त के फर्स्ट वीक में सर ने कहा है, ठीक है? तो तब हम बात करते हैं उसके बारे में, ठीक? थैंक यू। मैं बाकी टीचर्स को भी एक एक करके बुलाऊंगा जो आपसे इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले आएंगे हमारे सर निखिल सर। हाँ, ये हमारे हैं इकोनॉमी के फैकल्टी प्लस साइंस एंड टेक इंग्लिश मीडियम में, ही विल टीच एंड देन फिर इसके बाद मैं दूसरे लोगों को बुलाऊंगा। सर प्लीज। पहले भी इंट्रोडक्शन हो चुका है सर का शायद यूट्यूब पर, लेकिन आज फेस टू फेस देख लो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आप लोगों का सेमिनार? बहुत सारी अच्छी चीजें आप लोगों को पता चली होंगी इसके बारे में, है ना? अच्छा, जो मैं सब्जेक्ट आप लोगों का लेने वाला हूं, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इन सब्जेक्ट्स के बारे में एक बहुत पॉपुलर सी धारणा ये है कि कोई भी मेन स्ट्रीम सोर्स अवेलेबल है नहीं, है ना? जैसे अगर मैं आप लोगों से ही पूछूं, आप मुझे बताइए क्या पढ़ेंगे इकोनॉमी के लिए, कौन सी बुक पढ़ेंगे? मैं तो 4 नाम ले सकता हूं, 5 नाम ले सकता हूं, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप लोग जो भी बच्चे पहले से भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, आप लोगों को कुछ टाइम भी हो गया होगा, क्या है आप लोगों के लिए इकोनॉमी का सोर्स? पहली चीज दिमाग में आ रही होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी क्लास 12th। उसके ग्राफ्स और फॉर्मूलाज को कहां यूज करोगे? यूपीएससी में। आता है कोई क्वेश्चन? देखा है इस साल पेपर में? नहीं दिखा होगा। अच्छा, और क्या दिखेगा आप लोगों को? माइक्रो इकोनॉमिक्स दिखेगा, स्टैटिस्टिक्स दिखेगा, XYZ किताबें दिखेंगी, इधर उधर के नोट्स दिखेंगे, लेकिन यूटिलिटी देखिए, है ना? तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट अब हो चुका है कि उसमें कोई एक सिंगल सोर्स अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है? इसके लिए अब आपको एनसीईआरटी से भी कुछ उठाना पड़ेगा, आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक से भी कुछ उठाना पड़ेगा, आपको बजट का डॉक्यूमेंट भी उठाना पड़ेगा, इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट भी उठाना पड़ेगा, आपको फिर न्यूज़पेपर भी पढ़ना पड़ेगा, फिर कुछ बोलते हैं प्रतियोगिता दर्पण के इकोनॉमिक सेक्शन पढ़ लो, योजना कुरुक्षेत्र पढ़ लो, उनमें इकोनॉमी के आर्टिकल्स पढ़ लो। लेकिन क्या आप लोगों के पास इतना टाइम है? 800 पेज का डॉक्यूमेंट आता है, 800-900 पेज का इकोनॉमिक सर्वे। विल यू बी एबल टू फिनिश इट इन 1 year? I'll give you 1 year. I'll give you 1 year and come prepared with the economic survey in detail. Can you do that? How many subjects do you study in UPSC? Anyone? In total? Approximately 24. On an average, in each subject, आपको क्या लगता है, कोई भी टेक्स्ट बुक आप उठाते हैं, कितने पेजेस की होती है? 500, 600, 700, 24 सब्जेक्ट से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैथ्स का भी सीसेट का इंट्रोडक्शन हुआ है आप लोगों का, आप समझ रहे हैं? तो ये काम आपके लिए अमित IAS करके देगा, ठीक है? ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको बिल्कुल इनकी यूटिलिटी के हिसाब से, यूटिलिटी समझ आता है? क्या होता है यूटिलिटी? हाँ, अच्छा, फिलॉसफी में एक थ्योरी है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल।
आया था ना, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आया था। तो यही यूटिलिटी पे हम लोग ध्यान देंगे। हम लोगों के लिए मैक्सिमम नंबर हमारे सामने बैठा है, इन्हीं की मैक्सिमम हैप्पीनेस क्या होगी कि हमारे क्वेश्चंस हो जाएं बस एग्जाम में, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक, फिर इन सारे डॉक्यूमेंट्स का बंडल बनाएंगे और गंगा में बहाने चलेंगे एग्जाम होने के बाद। ठीक है, चलिए, तो अभी आप बाकी फैकल्टीज से बात करें, बाकी फैकल्टीज से मिलें, और हम लोग मिलते रहेंगे जैसे भी हमारी क्लासेस होंगी। और इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बाकी भी जितने सब्जेक्ट्स हैं, आप लोगों के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि रिसेंटली आप लोगों ने अभी भी देखा होगा इस प्रीलिम्स में और लास्ट के प्रीलिम्स में, पिछला प्रीलिम्स तो टीजर था 2022, है ना। पूरी मूवी तो अभी रिलीज हुई थी, इन्होंने 40 क्वेश्चंस ऐसे दिए जहां पे होश उड़ गए थे बच्चों के, है ना। तो इन मूवीज के साथ हम पूरा एक सीक्वल बनाएंगे नेक्स्ट ईयर 2024, है ना, और उम्मीद करते हैं आप बच्चों के नाम हो वहां पे। ठीक है, फिर आप लोगों के सेमिनार्स करवाएंगे हमें। ठीक है, चलो, विल बी मीटिंग यू सून। ओके, सो आई विल इनवाइट अम्बेश सर, ये आप लोगों को हिस्ट्री, कल्चर, इन सारे सब्जेक्ट से रूबरू करवाएंगे। ठीक है, ओवर टू यू अम्बेश सर। So hello everyone, am I audible? Okay, so very good evening. So I hope बोर नहीं हुए होंगे, है ना। लंबे सेशंस होते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है, बट हम लोगों जैसे मोटिवेटिंग टीचर्स हो तो नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो देखो, सर ने आपको बहुत सारी चीजें बताई। बेसिकली यूपीएससी जो है ना, बहुत ही पेशेंस का मतलब जो है वो एग्जाम है। you can qualify it within 2 years, sometimes it can take 4 years also. So first of all you have to be patient if you are appearing for UPSC. और UPSC देखो ऐसा एग्जाम है ना जो आपको एक दिन में जमीन से आसमान पे पहुंचा देता है। आप ऐसे सोचो, जो मैं सोचता हूं जिस तरीके से, ठीक है, आपके घर के अगल के पड़ोसी रिश्तेदार सारे के सारे आप 4 साल से पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, एंड फॉर देम आप कुछ नहीं होते हो जब तक आप इंटरव्यू दे रहे हो, रिजल्ट नहीं आया है। एक दिन में रिजल्ट आता है एंड यू बिकम वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर फैमिली, फॉर योर सोसाइटी, फॉर एवरीवन हु इज एसोसिएटेड विद यू। ठीक है, तो इसलिए यूपीएससी पहली चीज पेशेंस रख करके तैयारी करनी है। दूसरी, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस किसी भी एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कोई टीचर आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, पॉलिटी पढ़ा रहा है, ये सारे सिलेबस के पार्ट हैं, बट लोग मिस कहां पर करते हैं, जो इसके साथ छोटे छोटे आप देखोगे सब्जेक्ट्स हैं। जैसे भी बात हुई ना, देयर आर 24 सब्जेक्ट्स, बट आप सिक्योरिटी अच्छे से नहीं पढ़ोगे। डिजास्टर को आप स्किप कर दोगे कि अरे चलो भाई डिजास्टर एक छोटा सा पार्ट है। सोसाइटी, ठीक है, कल्चर तो लोग मोटी सी किताब ले लेते हैं, नितिन सिंघानिया की पढ़ते हैं, और पता चला आपने सोशल सिस्टम, सोसाइटी पढ़ा ही नहीं। तो आपको पहली चीज स्पेसिफाई करना है कि क्या ज्यादा पढ़ना है, क्या कम पढ़ना है, एंड द पार्ट दैट इज बीइंग लेफ्ट बाय यू, दैट यू आर नॉट स्टडीइंग सीरियसली, उस पार्ट को ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर क्वेश्चन पेपर्स, अगर इफ यू आर नॉट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड यू आर सिटिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम, देन आपकी तैयारी जो है वो कुछ भी नहीं है। आप ऐसे समझो कि आप जो है वो अपने आप को चीट कर रहे हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सिलेबस, इससे आपको स्टक होना है। बाकी अमित IAS आपको बहुत सारी जो भी यहाँ के फैकल्टीज हैं, हम लोगों का जितना भी एक्सपीरियंस है, बहुत मतलब ये समझो कि लगभग 10 साल का ऐसा एक्सपीरियंस है। जितनी भी हम लोगों से कमियां रही हैं अपनी लाइफ में, उसको भी आपसे शेयर करेंगे। पढ़ाने का जितना अनुभव है वो एक्सपीरियंस विल बी शेयरिंग विद यू ऑल। ठीक है, आप उससे बहुत कुछ समझोगे, सीखोगे। ठीक है, ये हो गई बात। और देखो, यूपीएससी एक ऐसा सपना है ना जो हर स्टूडेंट देखता है और देखना भी चाहिए, और कई बार यूपीएससी हॉन्ट भी बहुत करता है ना। आप अपना मत सोचो, आप ऐसे सोचो कि लोग मेहनत कर रहे हैं और 2 नंबर से नहीं क्वालिफाई कर पाते। कई बार ऐसा होता है, ठीक है ना, बस खाली 2 नंबर बचे रह जाते हैं। वो कैसे मतलब जो है अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते होंगे। ठीक है, मेरा एक दोस्त था, अभी आपको छोटी सी इंसिडेंट बताता हूं। उसने इंटरव्यू दिए, 2 लगातार इंटरव्यू दिए,
और कोई ऐसे पूछ रहा था कि भाई रिजल्ट क्या हुआ, तो होता है ना कि जैसे रिजल्ट आता है ना तो थोड़ा सा एंग्विश होता है आदमी के अंदर कि यार इतना मेहनत किया और ये सब। तो उसने क्या जवाब दिया, ठीक है, उसने ये कहा कि मैं जहां से पहुंच करके गिरा हूं ना, अभी तुम लोग वहां पहुंचने का ख्वाब देखते हो। मतलब इंटरव्यू तक पहुंचना ही अपने आप में बड़ी बात है और वहां तक हम लोग ले जाएंगे। अब आपको मेहनत किस पे करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो सब्जेक्ट्स हैं, सेकेंडली connectivity between different subjects, because everything that is all around us is connected. Polity is connected with the history. क्या आप पॉलिटी बिना हिस्ट्री के समझ सकते हो? नहीं समझ सकते हो, ठीक है। आपको वारेन हेस्टिंग्स से लेकर के और उसके पहले भी वर्ड हिस्ट्री को समझना होगा। डेमोक्रेसी समझना है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड वर्ड हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आपको रिफॉर्म्स समझने हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, सोसाइटी रिफॉर्म्स, पॉलिसी रिफॉर्म्स, देन आपको हिस्ट्री जाननी है, पॉलिटी, तो सब एसोसिएटेड है। बिना रिसोर्स के कैन यू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स? भाई रिसोर्सेस आर पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कनेक्टेड है। हम लोग आपको पूरा गाइड करेंगे जितना हो सकेगा, जल्दी हो सके। और मतलब सपना जो है वो हमेशा बड़ा देखना चाहिए। सो आई थिंक पूरे एंथुजियाज्म के साथ लग करके आपको जो है वो प्रिपरेशन करनी चाहिए। बस इतनी ही बात कहूंगा, बाकी जो पढ़ाऊंगा वो आपके सामने आता ही रहूंगा टाइम टाइम पर। थैंक यू सो मच। So guys, finally, lastly, last but not the least, we have to meet Vijay Reddy sir. Okay, so he is one of the persons with most experience and knowledge in the field of sociology. तो अगर आपका sociology optional है, so we are presenting you the best weapon for this greatest war. Okay, so handing it over to Vijay sir. Okay sir, thank you so much. Thank you so much, sir. Good evening, everyone. I'll try my best to keep it as short as possible because we have been sitting here for quite some time. I know it's very painful also. So let's keep it short. What are the things that I take up? And what is the importance of it? I take up ethics, Indian society, social justice, and sociology. Now, let's not go in detail about it. GS1 paper means, if you see there are four subjects nearly, 250 marks. GS2, 4 subjects, 250 marks. GS3, 5 subjects, 250 marks. GS4, 1 subject, 250 marks. GS1, you score maximum to 110 to 120, even if you extend Excel, 130. And if it is GS2, 120. If it is GS3, maximum 130. In GS4, the highest score is 162. 30 marks leading than the other subjects means 300 ranks above the other people. That's the importance of ethics. Coming to the other ones, that is sociology. एक छोटी सी क्वेश्चन है, why we read geography? Why we need geography? So that we can modify our environment, so that we can sustain properly. Basically, why we read history? Simple, that if we know the past, we can use the knowledge so that we can lead a good life in the future. जो भी गलतियां पहले किया था वो आगे नहीं करना है. That's why we read history. Why do we read economy? Why do we have economy in the society? So that the society can function financially as well, so that we can grow in economic terms. Why do we read polity? Because we all can live with liberty. There should be some restrictions, there should be some freedom, so that no one attacks the other person. As simple as possible. Can anyone tell me what is the common in all these subjects? Society. People and society. If people are not there, what is the use of geography, history, polity, or economy? If society is not there, there is no polity. If society is not there, there won't be any economy that is required. So, what is the use of these subjects is to fulfill the societal needs. So that needs we have to study. Why we need marriages in the society? Why we need social institutions in the society? Why do we need even values? How families exist? What is the need of it? What is the role of religion? All these things you will learn because you can survive in this world properly.
कोई भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए उसकी रीजन समझना काफी इंपॉर्टेंट है. If you read sociology, if others are able to find 2-3 reasons, I can guarantee you can find 7 to 8 reasons. The more the reasons that you know, the better you can tackle that problem. So that's how you can be a better civil servant. So the rest of the things we'll discuss in our classes. So if you have any doubts or if you don't know how to choose the seminars, how to choose the optionals, we will conduct a separate seminar for it so that you will get a light that how you can choose from 24 optionals, how you can choose one optional and which optional that you have to choose. We'll guide that. Okay. See you all in further classes. Okay, so guys, great things takes time, right? Okay. So ये great thing जो time ले रही थी, उसे अब हम end करेंगे with the great personality ever. So, जिनसे हम सबसे पहले मुलाकात किए थे, यानी कि अमित सर के बारे में अगर हम बताएं, so is the ex-IRS officer, okay, 2018 के qualified personality हैं ये जो आपके सामने अभी आने वाले हैं, और करीब 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स रहे हैं इनके अंडरशिप में, इनके मेंटरशिप के अंदर. So the name itself is the definition, and finally sir will be guiding you towards the proper strategy and approach जो आपने अभी आदित्य सर से भी सुना होगा. वही कुछ बातें आपको अमित सर भी सुनाएंगे, क्योंकि अमित सर की ही बातें एक्चुअली अभी हमने आदित्य सर के मुंह से सुनी है, बिकॉज उनके सबसे पर्सनल स्टूडेंट्स में से एक रहे. तो अभी आपने स्टूडेंट को सुन लिया, अभी आप गुरु को भी सुन लें, अभी आप सर को भी सुन लें. सो सर, हैंडिंग इट ओवर टू यू. Thank you. हेलो गाइस, कैसे रहा सब? बहुत अच्छा. और देखो क्या है कि उसने आपको एक चीज अच्छी बताई होगी कि आपको अगर कहीं से, जैसे मैं सुन रहा था मैंने भी उनका, और कभी भी आप किसी एक पर डिपेंड होके नहीं रहे. अगर कोई अच्छी चीज कहीं से मिल रही है, आपको सोर्सेस मिल रहे हैं कि आपको लगता है कि ये बेस्ट है मुझे और ये चीजें हैं, सो हमें उस चीज को पकड़ना है. किसी का भी अच्छा चीज है वो ले लो, कि जैसे कि वो चीजें होती हैं कि कौन सा क्या बेटर कर रहा है, कहां पर किस चीज का बेटर. आजकल मॉड्यूल कोर्सेज चल गए हैं. सो मॉड्यूल का फर्क यही हो गया है कि हमें अगर ये चीज यहां से अच्छी लग रही है, हमने वहां से ले लिया. उसकी चीज वो बहुत अच्छी है, हमने वहां से उठा लिया. जिसका जो अच्छा है हमने उसको ले लेते हैं. तो ये बेसिकली है. लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कितना अच्छा चूज कर पा रहे हैं उसको, कि कौन सा बेटर है. सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम कई बार एक जगह, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह जाते हैं, फिर लास्ट बार पता चलता है कि यार हमने कहीं जगह सही चूज कर ही नहीं पाए. और इस चीज को चूज करना, और अपनी पढ़ाई को उन्होंने सारी स्ट्रेटजी अपनी बताई होगी, लेकिन आपको बता दो सभी की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है. सभी का सब कुछ अलग है. आप कहें फेस अलग, बातें अलग, सोच अलग, व्यूज अलग, सब कुछ अलग है. बस आपको एक चीज ये मिल सकती है कि वो आपको ये, आप उससे इंस्पायर्ड हो सकते हैं कि मैं भी यही बनना चाहता हूं, मैं भी ऐसा ही बनना चाहता हूं, इससे बेस्ट बनना चाहता हूं. ये इंस्पिरेशन आपको मिल सकती है. लेकिन आप कहो कि मैं ये बनूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है. कोई कुछ नहीं बन सकता, दूसरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता. सो इसलिए आपको खुद भी अपनी स्ट्रेटजी, यू हैव टू क्रिएट, यू हैव टू मेक योर स्ट्रेटजी. अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, कैसे उसको फॉलो करना है वो भी बनाओ, लेकिन उस पर फिर कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है. हम कई बार बनाते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर बनाते हैं, फिर फेल होते हैं. सो हमें एक चीज होती है ना कि एक नशा, आदत लग जाना, वो आपको हो जाना चाहिए इसमें, आईएएस में. तभी तो ठीक है. अगर नशा ही नहीं है और नशा किसी और चीज का है, तो फिर वो नशा खराब है. आईएएस का नशा होना, पढ़ना बहुत जरूरी है. क्योंकि इसमें क्या है ना कि जब आपकी आदत बन जाए कि नहीं मैं बिना पढ़े सोऊंगा ही नहीं, बिना पढ़े कुछ हो ही नहीं पा रहा, सो तब आपकी आदत हो गई. कंसिस्टेंसी हम पढ़ना शुरू करते हैं. यूपीएससी एक ऐसी चीज है ना कि पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्लो चलता रहता है. स्लोली आप स्टार्ट करते हो. फिर इसके बाद आपको लगता है कि इतना स्लो चलेगा तो मेरा सिलेबस कैसे पूरा होगा. टेंशन वहीं से बढ़ने लगती है. अभी तो बहुत समय कम होता जा रहा है, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हैं. फिर इसके बाद क्या होता है कि हम उससे 2-3 महीने तक ये चलता है. जब कंसिस्टेंसी में आते हैं ना, तो 2-3 महीने तक ऐसा डर रहता है कि होगा कि नहीं होगा. बट आफ्टर 3 मंथ, 2 मंथ आपका रिदम बनना शुरू होता है. एक बार सब्जेक्ट पूरा हुआ तो जब रिवीजन होता है तो बढ़ना शुरू हो जाता है. आपका टाइम स्पीड हो जाती है, चीजें अच्छी. सो आपको ये चीजें आपको मिलेंगी, और टाइम टू टाइम आपको हर चीज का गाइडेंस मिलेगा.
दूसरा हमने अभी एक सेंटर हमारा जो मुखर्जी नगर है अभी आग की वजह से थोड़ा सा रुका हुआ है, 25 को उसका जैसे ही आता है तो वो हम उसका डिटेल आपको बता देंगे। और दूसरा हम एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं सैटरडे, एवरी सैटरडे, अधिकारियों की बातें, है ना। अधिकारियों की बातें का मतलब ये है उसमें एक ब्यूरोक्रेट आएगा जो अभी हाल ही में नौकरी कर रहा होगा या फिर अभी अब तो ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं तो आ नहीं पाएंगे, हाल ही में आसपास रिसेंटली ज्वाइन होगा 2018, 19, 20, 21 इसमें, या फिर कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी आएंगे जो आपको एवरी सैटरडे कुछ ना कुछ आपको बताकर जाएंगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अब वो आपके पास आता है ना, तो आपको एक तो बार बार जैसे आप लो फील करोगे एक हफ्ते के बाद ना कि होगा कि नहीं होगा, वैसे वो फिर बूस्टअप के रूप में आपके पास आ जाएंगे, नहीं कर सकते हो, मैं खड़ा हूं आपके सामने तो मैं बन सकता हूं तो तुम क्यों नहीं हुआ है। तो ये चीजें जब क्वेश्चन आपके पास लग जाएगा ना तो फिर आपका एक आ जाएगा कि नहीं आज हमने रेड बुल तो पी लिया है, अब एनर्जी आ गई है और नेक्स्ट टाइम में फिर से एक वीक के लिए ठीक रहेगा। तो ये चीज करना है आपको, अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखना है, एनर्जी कहीं से मिले उस चीज को लेना है, ठीक है। और आपके लिए हम सारी चीजें, अब हमने एक प्रोग्राम और भी शुरू किया, जैसे आप क्लास से निकलते हो, जो यहां पर अभी बच्चों का यहां पर तो शुरू हो चुका है ये, जहां से क्लास से बाहर निकलोगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे प्री के और मेंस के, जो करके आप आओगे दूसरे दिन और यहां जमा करोगे। ये डेली का प्रोसेस है। अब आपको करंट भी आ रहा है, शायद डेली आ रहा है करंट, इंग्लिश में आ रहा है, हिंदी में भी नहीं आ रहा, हिंदी में जल्दी आ जाएगा और वेबसाइट पे भी डेली आता है और सभी जगह आपको मिल रहे हैं, तो आप उसको पढ़िए। एनालिसिस है, उसके बाद उसमें क्वेश्चंस भी हैं, उसके बाद मेंस के भी हैं, प्री के भी हैं, और पूरी हमारी टीम उसमें काम अच्छे से कर भी रही है। तो इसके साथ साथ आपको हर चीज की व्यवस्था मिलेगी। बस एक ही प्लान रखना है कि हमें सिलेक्शन कैसे लेना है, माइंड में बस एक ही रहे कि आज अगर 70 को हम सुन रहे हैं, 1 को सीने, तो हमारा एक होना चाहिए कि हमारा 1 to 10 में आना चाहिए रैंक में। ये भी 10 में आ जाता, अंडर 10। इसकी प्रॉब्लम ये थी कि इसकी ऑप्शनल में मार्क्स कम आए हुए हैं, 253 कुछ मार्क्स आए हुए हैं इनके। अब मेडिकल साइंस था क्योंकि, तो ये सबके बस की तो है भी नहीं, और जो चेकर होगा उसको भी उतना नहीं पता होता कि कैसा क्या है उसमें, कहाँ मेडिकल साइंस के प्रोफेसर मिलेंगे, बहुत कम, रेयर मिलते हैं। सो 3 लोग थे शायद, इसमें सबसे टॉप में एक लड़की है, दूसरे नंबर पे ये है। और इन्होंने जब मुझसे मिले तो ये बहुत पहले, मैं चंडीगढ़, या अभी भी कल ही मैं चंडीगढ़ से ही आया हूं, कल भी मैं वहां था, सेमिनार ही था मेरा। सो हम वहां पर एक मिले उसमें, और ये फिर गाइडेंस के लिए, जियोग्राफी के लिए इसे किसी ने बताया था, जियोग्राफी और एथिक्स के लिए, तो इसने मुझे फिर बात की मेरे से, और ये ऑनलाइन लेता रहा, आता भी रहा वीक में, लेकिन ये अपनी सेल्फ स्टडी ही मैक्सिमम की है इसने, किसी का ज्यादा सहारा लिया नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं। ये भी सबके बस की बात नहीं होती, डर लगा रहता है कि इस पे 75, 80 के बाद करें कि नहीं करें, ये चीजें हैं। तो आपको भी इनमें, मैं कभी भी इस चीज का नहीं कहता कि आप कोई चीज कभी सारी चीजें एक ही मान लो, लेकिन आपको अपना भी दिमाग लगाना है, ठीक है। बाकी हमारी टीम, हमारे लोग, आपकी कभी भी कोई दिक्कत आती है उसको आप बताइए, पढ़िए। अभी ये लगातार रेगुलर ये लोग भी आते हैं, जैसे जेसिका है, कमल है, रिजवान है, इन्हें सभी को एक ये तो पता चल गया है कि क्वेश्चन कैसे लिखना है, पढ़ना कैसे है, चीजें कैसी हैं, एग्जाम में कैसे आता है, और ये सारी चीजें हैं। आजकल जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि कोचिंग 2 तरीके से चलती है, एक तो हम बिजनेस करते हैं, दूसरा तरीका होता है कि हम पास कराने के लिए, करने के लिए करते हैं। 2 चीजें हैं। बिजनेस तो देखो करेगा तो आदमी उतना सोचेगा कि हाँ, लेकिन हम इतना भी नहीं चाहिए हमें कुछ चीजें, मैं कहता हूं कभी भी अब चीजें बदल रही हैं, हमें उसके अनुसार खुद ही बदलना है। जैसे इस बार आप देख लो, किसी के न्यूज़पेपर्स, किसी के मैगजीन से क्वेश्चंस नहीं आए हैं इस बार, चाहे कितना भी बड़ा रहा हो संस्थान, कितना भी मेहनत किया हो, किसी से नहीं आया। एक क्वेश्चन फंसा हो तो बड़ी बात है। आप पता लगे साल भर 12 महीने की मैगजीन पढ़ी, इतनी हो गई, फिर लास्ट में 1 साल का कंपाइल्ड फाइल देखी, फिर इतनी हो गई, हर सब्जेक्ट की ली ना, इतनी तो वही हो गई। अब आपका सिलेबस इतना हो गया, जो अलग से बुक रखे वो इतनी है, अब मैगजीन सब इतनी है। अब आप इंसानी तो हो, मशीन तो है नहीं कि नहीं बटन दबाई फिर से रिकॉल हुआ, एक तरफ रख दिया, नहीं ठीक है। इसलिए आपको मैगजीन गवर्नमेंट की पढ़नी है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, यू हैव टू फॉलो ओनली गवर्नमेंट स्कीम्स, बिकॉज यूपीएससी फॉलो द गवर्नमेंट पॉलिसी। वो गवर्नमेंट का उठाएगा ना, हमारा क्यों उठाएगा वो?
हम तो सिर्फ एक जैसा कि अब कोई भी आपको करंट बना के दे रहा है वो भी आपके जैसा है, तुक्का लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, उसका थोड़ा ना बिगड़ रहा है, आपका बिगड़ रहा है ना। तो वो करंट का जो है पोर्शन, आपको एक न्यूज़पेपर फिक्स रखो, और न्यूज़पेपर फिक्स रखने के बाद योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन जो गवर्नमेंट का आता है, सनसेट टीवी, इनको देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से बाहर कुछ भी नहीं आता है, और ये चीजें ही आपको आगे ले जाए। जब भी मेंस में बड़ा हेल्प करते हैं, आपकी मेंस अप्रोच बढ़ाती है। जब वो योजना को पढ़ोगे ना, उसमें बड़े बड़े कोई ब्यूरोक्रेट भी लिखते हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स लिख देते हैं कि ये आज एग्रीकल्चर के बारे में, जैसे इस बार का कुरुक्षेत्र आया, पूरा एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। अब आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी आएगा चीज तो आपसे जाएगी नहीं, क्योंकि आपको चीज अप्रोच पता चल गई कि लिखता कैसे है। तो आपको अप्रोच भी मिलेगा, डेटा भी मिलेगा, पॉलिसी भी मिलेगी, और गवर्नमेंट की मिलेगी, सबसे बढ़िया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, पढ़ना है, और आपके लिए हम हर तरीके से आपके जितना काम में आए, जितनी जल्दी आपको सक्सेस मिले उसमें हम आपके साथ रहेंगे। और कोई भी समस्या आती है तो जैसे कल परसों 2 दिन से ये भेजी थी मुझे मैसेज, और मैंने इसका मैसेज क्या पढ़ तो लिया था, लेकिन आंसर मैंने कब दूं, टाइम ही नहीं मिल पाया। सो ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैंने सोचा कि मैं खाली होऊंगा, जैसे फ्री होऊंगा तो फिर मैं इसको बताऊंगा। तो आप लोगों को अगर जैसे टाइम नहीं मिलता तो आप क्लास में एक दिन हम शेड्यूल बना रहे हैं कि संडे को हम मिलके एक दिन सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। वो भी हम कर रहे हैं, डाउट्स पहले भी चलते थे तो वो फिर से चालू हो जाएंगे हमारे डाउट्स। सैटरडे को नहीं, संडे को होंगे। अब टेस्ट पेपर आपका एवरी सैटरडे संडे होगा, फिर से प्री और मेंस के, वो आपको करने हैं। इसके बाद मैं आपको एक लोगों से और मिलाऊंगा जो हिंदी में सी सेट प्रॉब्लम बहुत बड़ी हुई है। तो मैम तो आ गई इंग्लिश में, अब रही बात हिंदी का भी तो कुछ करना है, ऐसे थोड़ा ना चलेगा कुछ। सो हिंदी में मैं अभी आज आपको एक ही टीचर से मिला पाऊंगा, क्योंकि बाकी के आ नहीं पाए, कुछ बारिश वारिश का मामला था। सो मोहन सर प्लीज। सो ये हिंदी में सी सेट आपको लेंगे, हिंदी मीडियम में, अब मुखर्जी नगर आके पढ़ाएंगे भी, है ना सर। तो ये मोहन सर, इन्होंने काफी दिन से पढ़ा भी रहे हैं, कई प्लेटफॉर्म में पढ़ाया है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में, और आज आपको फिर भी यहाँ मौका मिलेगा इनसे पढ़ने का इस बार, और यहाँ से आप पढ़ेंगे, जर्नी अपनी तय करेंगे। तो ये हिंदी मीडियम में बेसिकली करेंगे, और आपको भी मैं एक दिन सी सेट का भी एक सेशन मैं लूंगा कि अभी हमें कैसे अपने पैटर्न को कैसे हमें फॉलो करना चाहिए, क्या बदल रहा है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन, सबकी मैथ अच्छी नहीं हो सकती है, सबका कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा नहीं हो सकता, दोनों बहुत टफ है। सो किस पे आपको, जिसका मैथ अच्छा नहीं उसे कॉम्प्रिहेंशन में मूव करना पड़ेगा, जो कॉम्प्रिहेंशन जिसका ठीक नहीं है, मैथ अच्छी है तो वो मैथ में मूव करे, और जिसका दोनों खराब है वो किस में मूव करे, रीजनिंग बस में तो होना नहीं है। सो उसके लिए भी है कि वो फिर कॉम्प्रिहेंशन में कैसे जा सकता है। इसके लिए मैं एक सेशन लूंगा बहुत जल्द आपके सामने, जिसमें मैं आपको बता दूंगा कैसे आजकल पूछ रहा है कॉम्प्रिहेंशन। ये कॉम्प्रिहेंशन में हमारे एक दिमाग में बैठ रहा था, क्लास 10th का है क्या, ये क्लास 10th में आता था ना, 12th तक, कि इसी से ढूंढो, इसी से लगाओ, क्वेश्चन देखा, ऊपर पढ़ा और कर दिया। यूपीएससी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, जो उसमें होता है वो होता नहीं है वैसे, है ना, हिडन एजेंडा है जो आपको दिखेगा। कहते ना कि वो 3 चीजें जो वो बोलते हैं अक्षय कुमार ना, कि सच्चा वाला प्यार, है ना, और ये सब नहीं दिखता है। तो वैसे यूपीएससी का एजेंडा आपको किसी को नहीं दिखता क्या है, वो कुछ भी कर सकता है, और वो सब बाहर से होता है। वो बेसिकली क्या करता है, आपके करंट से आपकी सिचुएशन को देखना चाहता है कि आप कितना सोच रहे हो, उसमें सिर्फ मैटर देता है, और उसका जो सोल्यूशन है वो आपको सोचना है। वो नए नए पैटर्न आ रहे हैं, इस पे हम डिस्कस एकदम डिटेल में करेंगे डिस्कशन, और अच्छे से हम जानेंगे इसके क्या है पीछे का। तो अब सर से कुछ बातें सुनेंगे आप, और सर के बारे में आप जानेंगे, और मैं बल्कि बता ही दिया मैंने सर के बारे में, बाकी सर कैसे पढ़ाएंगे हिंदी मीडियम में वो जान लीजिए। ओके गाइस, सो अब सर के बाद फिर आपके लिए रहेगा कि आप फिर छुट्टी है, काफी लेट हो गए हो, सो आपको निकलना भी होगा। सो फिर इसके बाद से हम थोड़ा सा इसको सेशन को एंड करेंगे, एंड करने के बाद फिर आपको क्लासेस में मिलेंगे हम कल से, ठीक है। हाँ, आपकी कब से स्टार्ट होगी? सो मंडे से आपकी कल से ऑनलाइन कल से हो जाएगी, और रही ऑफलाइन तो ऑफलाइन हमारी होगी 25 को। वहां का रिजल्ट हाई कोर्ट का देख लें थोड़ा सा, क्योंकि बाकी लोगों का क्या है ना कि उनके सेंटर जो है और उनका क्लासरूम है वो दूर भी है, हमारा मुखर्जी नगर कैंपस में है। तो कैंपस में होने की वजह से हमें पास नोटिस आ चुकी 2-4, तो हम अब इतना नहीं चाहते कि नोटिस का हम करें कुछ वायलेशन करें, ऐसा कुछ कल के दिन और कुछ प्रॉब्लम आ जाए।
तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस चीज को 25 तक वेट करना है। 25 को आ जाए, जैसा भी होगा हम उसमें एक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो जल्दी है, तब तक ऑनलाइन चलेगा आपको 7 to 9 इवनिंग में, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं मोहन मिश्रा और आज आप लोगों को जो है हमने सी सेट में रीजनिंग का सेक्शन करवाएंगे। कितने बच्चे जो सी सेट का है सिलेबस देखा है अभी तक जो है? किसने बच्चों ने देखा है जी? कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? आप अभी नहीं देखा? आप जी? अच्छा, आप मतलब अभी कोई भी किसी ने अटेम्प्ट नहीं दिया है? तो सी सेट का क्या है ना, सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, सी सेट का फोबिया है कि मतलब ये सी सेट जो है इस तरीके से दिन पर दिन इसका जो है लेवल बढ़ता जा रहा है ना। उसका रीजन भी है कि अगर आप 16 की बात करें, 2016 की बात करें, तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो है 16 में गई थी और उसमें 116 जो है उसमें हाईएस्ट कट ऑफ थी। और अभी की हम बात करें 2020 की, तो जो उसमें हमारी 87 कट ऑफ गई थी। उसका मेन रीजन यही है कि मतलब कि उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो इसको हम कैसे एक सी सेट का फुल डिस्कशन करेंगे कि उसको 1 by 1 जो है कैसे उसको जो है हम लोग टैकल करेंगे, और उसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चंस रहेंगे वो भी आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। चलिए, थैंक यू।